Hello, students. So today we are discussing chapter 1 of class 8th. एक्चुअली हमने लास्ट इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि हम क्लास 8 के साइंस सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर हम स्लोली ग्रेजुअली हम सारे चैप्टर्स कवर अप करते चलेंगे। एंड जैसा कि मैंने उस क्लास में मेंशन किया था कि हमारे जितने भी वीडियोस होंगे, जितने भी चैप्टर्स होंगे, उसकी एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी और वो हर वीडियो के आप चाहे फर्स्ट क्लास लेंगे, चाहे सेकंड क्लास लेंगे, चाहे इंट्रोडक्शन क्लास लेंगे, उसके डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन के अंदर आपको उस प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जिसके ऊपर आप जस्ट क्लिक करते ही आपको सारी के सारी वीडियोस प्रोवाइड हो जाएगी। आपके सारे चैप्टर्स उसी प्लेलिस्ट के अंदर कवर हो जाएंगे। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर 1, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। मैंने जैसा कि मेंशन किया है, हम जहाँ जहाँ पे पिक्चर्स की नीड होगी हम वहाँ पिक्चर्स देख लेंगे, जहाँ पे भी हमें वीडियोस की नीड होगी हम वीडियोस देख लेंगे, और जहाँ पे प्रैक्टिकल्स की रिक्वायरमेंट होगी मैं आपको बताता चलूँगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो चैप्टर का नाम हमारा हो चुका है, देख लिया हमने, हमारे चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो हम मोस्टली इस चैप्टर के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारी जो क्रॉप्स होती है उसका प्रोडक्शन कैसे होता है, हम उसको मैनेज कैसे करेंगे। तो मैं आपके सामने ये चैप्टर रीड आउट करता चलूँगा, और जहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन की नीड होगी, जहाँ पे भी मुझे हिंदी ट्रांसलेशन की नीड होगी, मैं आपको बताता चलूँगा कि ये जो वर्ड्स है आपको पकड़ के रखने हैं, आप इन वर्ड्स को ध्यान में रखना। एंड ये जो वर्ड्स है इनके मीनिंग आप कहीं पे लिख लेना अगर पॉसिबल हो पाए तो, और आप चाहे तो आपकी बुक्स को भी पास में लेके बैठ सकते हैं। ये आपके बुक्स चाहे स्टूडेंट एडवाइज़र हो चाहे एनसीईआरटी हो, जो भी बुक आपको आपके स्कूल ने प्रोवाइड कर रखी है, तो आपके सेम ये चीज़ आपको उसके अंदर भी मिल जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड देन। पहली बूजो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। पहले इन बूजो थे उनके अंकल के हाउस पे गए समर वेकेशन पे। देयर अंकल इज़ अ फार्मर, उनके जो अंकल एक फार्मर है। वन डे दे सो सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, शॉल एंड प्लो। अब हुआ क्या कि उन्होंने जब अंकल के वहाँ पे गए तो उन्होंने कुछ टूल्स देखे, जैसे कि खुरपी थे, सिकल थे, शॉल थे एंड प्लो थे। अब आपको नहीं पता होगा कि ये जो इंग्लिश के टर्म्स है वो किसके लिए स्टैंड करते हैं, तो जहाँ जहाँ पे भी नीड होगी वहाँ पे मैं लिखता चल रहा हूँ। जैसे सिकल को हम बोलते हैं हसिया, जो शॉल होता है वो फाड़ होता है, एंड जो प्लॉ होता है वो हल होता है। अब मोस्टली जो स्टूडेंट्स जो गांव से बिलोंग करते हैं वो इनको रीड आउट करते समझ चुके होंगे कि हसिया क्या होता है, फावड़ा क्या होता है, हल क्या होता है। लेकिन जो बच्चे इनको नहीं जानते उनके लिए एक बार मैं पिक्चर्स बता देता हूँ। जैसे कि खुरपी, तो ये जो आपको इमेज दिख रही है यहाँ पे ब्लैक कलर के अंदर, दिस इज़ खुरपी। सिकल की बात कर लेते हैं। सिकल भी क्या होता है, अब वो गए उन्होंने ये जो हसिया देखा, ये जो हमारी हसिया शेप होती है, जो इस गाँव के बच्चे होंगे वो काफ़ी रिलेट कर पा रहे होंगे इससे। जो ये हमारा सिकल है ये हो जाएगा हमारा हसिया। जो हमारा शॉल है ये होता है ऐसा, जिसको हम फावड़ा बोलते हैं, एंड ये यूज़ होता है हमारे डिगिंग खोदने के लिए यूज़ होता है। और फिर हम देख लेते हैं एक प्लाव क्या होता है, प्लाव। अब प्लाव क्या होगा, ये इसकी भी इमेजेस हमें मिल जाएगी। वैसे ये हमारे इस टाइप का प्लाव होता है, जिसको हम हल बोलते हैं, जो आप मूवीज़ वगैरह में देखते हैं, ये इस टाइप का हल होता है। तो ठीक है, तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने फील्ड के अंदर हसिया देखा, फावड़ा देखा, हल देखा, सिकल देखा, शॉल देखा एंड प्लाव देखा। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। और आपने ये काफ़ी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जितने भी और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिक्वायर फूड, उनको फूड की ज़रूरत होती है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। और हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि जो प्लांट्स होते हैं वो हमारा खुद का फूड बना लेते हैं, उनका खुद का फूड बना लेते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड। क्या आपको याद आ रहा है कि जो ग्रीन प्लांट्स है वो अपना फूड कैसे बनाते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। एनिमल्स साथ जिसको हम इंक्लूड करें ह्यूमंस भी एनिमल्स ही हो गए। तो एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। जो ह्यूमंस होते हैं वो जो एनिमल्स होते हैं वो खुद का फूड नहीं बना पाते, कैन नॉट मेक देयर फूड्स। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। तो जो एनिमल्स बचे, जो ह्यूमंस है, वो अपना फूड कहाँ से लाएंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। बट सबसे पहले मुझे ये बताओ कि हमें खाने की ज़रूरत क्यों होती है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमें कुछ काम करना है, हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। You have already know that energy from the food is utilized by organism for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. आपको ऑलरेडी पता है कि हमें जो फूड से एनर्जी मिलती है वो किसके अंदर यूटिलाइज होती है, वो हमें वेरियस बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं, जैसे कि हमें डाइजेशन खाना पचाना हो, चाहे रेस्पिरेशन हमें सांस लेनी हो, या फिर एक्सक्रीशन हमें अगर जो भी चीज़ें एग्जीक्यूट करनी, बाहर निकालनी है, उसके लिए हमारी किसकी नीड होगी, हमें एनर्जी की नीड होगी। और एनर्जी कहाँ से मिलेगी, हमें फूड से मिलेगी। वी गेट और फूड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स और बोथ। हमारे जो खाना मिलता है वो कहाँ से मिलता है, प्लांट से भी मिलता है, एनिमल से भी मिलता है, और दोनों से मिल सकता है।
अब जो बूजो है वो ये पूछ रहा है कि सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ वी प्रोवाइड फूड टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। बूजो का ये क्वेश्चन है कि अगर हम सभी को फूड की रिक्वायरमेंट है तो हम इतना ज़्यादा अमाउंट, इतना सारा जो खाना है वो कहाँ से लेके आएंगे पूरी कंट्री को देने के लिए, क्योंकि कंट्री में 100-200 लोग तो रह नहीं रहे हैं, वहाँ पे करीबन करोड़ों की संख्या में हमारे पास पीपल है, तो उनको हम खाना कैसे प्रोवाइड करेंगे इतने लार्ज अमाउंट को। फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल। जो हमारी जो भोली है, सॉरी इसका नाम क्या है, हाँ पहेली, जो हमारी पहेली है, हमारी पहेली का क्वेश्चन ये है कि जो फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल। पहले ये कह रही है कि जो फूड है उसको लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करना होगा, उसे बड़ी स्केल पे प्रोड्यूस करना होगा। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। अब इतने सारे लोगों को अगर हमें फूड प्रोवाइड करना है तो हमें जो उसका जो प्रोडक्शन होगा लार्ज पॉपुलेशन के लिए करना होगा, उसका रेगुलर प्रोडक्शन करना होगा, मतलब हमें डेली उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा या फिर एक रेगुलर बेसिस पे हमें उसको प्रोड्यूस करना होगा। उसका प्रॉपर मैनेजमेंट भी करना होगा, क्योंकि आपने इतना सारा फूड प्रोड्यूस कर दिया, उसका मैनेजमेंट ही नहीं कर पा रहे हो तो बड़ा ख़राब होगा। तो उसको हमारा मैनेजमेंट भी करना होगा और उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना होगा। क्या पता मैंने इतना सारा फूड बना लिया बट इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ पे इतने सारे लोग रह रहे हैं, मैंने सारा खाना इसको दे दिया बट मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाया, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाया, तो उसका कोई सेंस नहीं बना। तो हमें क्या क्या देखना है, उसका रेगुलर प्रोडक्शन भी देखना पड़ेगा, प्रॉपर मैनेजमेंट भी देखना पड़ेगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी देखना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें नेसेसरी होनी चाहिए। अब अपन बात कर रहे हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होती है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं टिल 10,000 BC, लगभग 10,000 BC का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट, जब क्रिस्ट पैदा नहीं हुए थे उससे भी 10,000 साल पहले पीपल वर नोमैडिक। जो पीपल थे वो नोमैडिक थे। दे वर वैंडरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, इधर से उधर वैंडरिंग कर रहे थे, उधर से उधर घूम रहे थे, किसमें, ग्रुप्स के अंदर, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पे, किसके लिए, फॉर फूड एंड शेल्टर, फूड के लिए और शेल्टर के लिए, मतलब बचाव के लिए, बचाव यानी फिर रहने के लिए, शेल्टर का मतलब रहना होता है। दे एट रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और जो वो 10,000 साल बिफोर क्रिस्ट जो था उससे जो पहले के लोग थे वो क्या, कच्चे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते थे। एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड, और एनिमल्स को हंट किया करते थे खाने के लिए। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस। उसके बाद उन्होंने क्या शुरू करा, उन्होंने कल्टिवेशन शुरू करा। कल्टिवेशन मीन्स उगाना शुरू करा, क्या, प्रोड्यूस राइस, उन्होंने राइस उगाना शुरू करा। वीट एंड अदर फूड क्रॉप्स, जितने भी अदर क्रॉप्स है वो उनको उगाना शुरू करा। एंड थस वॉज बॉर्न एग्रीकल्चर, और उसी से क्या हमारा जन्म हुआ, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर की जब भी हमारी बात हो जाएगी तो एग्रीकल्चर क्या होगा, चाहे आप कल्टीवेट करो चाहे आप प्रोड्यूस करो, किसको, राइस हो गए, वीट हो गए, और जितने भी फूड क्रॉप्स हैं उनको अगर आप कल्टीवेट करते हो, उनको प्रोड्यूस करते हो, तो उसी को हम बोल देंगे क्या, हमारा एग्रीकल्चर। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called crop। तो यहाँ पे आ गए हमारे फर्स्ट डेफिनेशन, जिसको हम याद रखना एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्या, कि क्रॉप क्या होती है। क्रॉप क्या हो जाएगा, जब प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, अगर हम सेम काइंड मतलब एक ही तरह के हम प्लांट्स क्या करें, कल्टिवेट करें, एट वन प्लेस, किसी भी एक प्लेस पर, ऑन ए लार्ज स्केल, एक बड़ी स्केल के अंदर, तो उसी को क्या बोल देंगे हम, क्रॉप। तो ऐसा समझ लो हमारे पास एक बड़ी सी जगह है, उसके अंदर हमने क्या लगाया, प्लांट लगाया, ये मैंने प्लांट लगा दिया। अब ये प्लांट जो लगाया मैंने क्या करा, सेम काइंड, एक इस जितने भी प्लांट्स में लगा रहा हूँ एक सेम काइंड पे लगा रहा हूँ, एक बड़ी सी जगह पर सेम टाइप्स के प्लांट्स लगाना, ऑफ सेम काइंड, एक सेम तरह के प्लांट लगाना को ही हम क्या बोल देते हैं, क्रॉप बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल क्रॉप ऑफ वीट, वीट मतलब होता है गेहूँ। क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आर ऑफ वीट। जितने भी प्लांट्स है, जितने भी हमारे प्लांट्स है वो सारे किसके होंगे, वीट के होंगे, और एक ही फील्ड पर प्रेजेंट होंगे। You already know that the crops are of different types like cereals, vegetables, fruits। और आपको पता है क्रॉप्स डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, वेजिटेबल्स हो सकती है, फ्रूट्स हो सकती है, एंड सीरियल्स हो सकते हैं। These can be classified on the basis of the season in which they grow। अब इनको क्लासीफाई किस बेसिस पे किया जाएगा कि ये कौन से सीज़न में ग्रो हो रही है। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती है हमारे समर के अंदर ग्रो होती है। समर के अंदर एग्जाम्पल बताओ, जैसे वाटरमेलन है। अब जो वाटरमेलन है, वाटरमेलन जो हुआ आप उसको अपने विंटर में तो देखते हो नहीं, ये क्या आता है हमारे समर के अंदर आता है। तो हमारी जितनी भी क्या होती है क्रॉप्स होती है वो किस बेसिस पे उनको क्लासीफाई किया जाता है, उनके सीजन पे बेसिस पे। जैसे हम विंटर सीजन में कर रहे हैं, समर सीजन में कर रहे हैं, या फिर रेनी सीजन में उनको ग्रो कर रहे हैं, उनका जो क्रॉप्स है वो कब हो रही है। तो ऑन द सीजन विच दे ग्रो, वो कौन से सीजन के अंदर ग्रो होती है इस पर डिपेंड करता है, इनको क्लासीफाई किया गया है।
इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री, ऑब्वियसली बात है, हमारा जो इंडिया है एक बहुत ही वास्ट कंट्री है, बहुत ही बड़ा है एक प्रदेश हमारे पास जो इंडिया बहुत ही बड़ा है. द क्लाइमेट कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर. और ऑब्वियसली बात है, जैसे मैं बात करता हूँ ये इंडिया, डोंट माइंड द डायग्राम, बट ये हमारा इंडिया. अब यहाँ पे कुछ टेम्परेचर की कंडीशन अलग होगी, यहाँ पे कुछ अलग होगी, यहाँ पे कुछ अलग होगी, यहाँ पे कुछ अलग होगी. तो यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर की बात करो, क्योंकि हमारा हम जैसे आई बिलोंग टू राजस्थान, तो राजस्थान के अंदर क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा हीट रहती है. ह्यूमिडिटी, यहाँ पे बहुत सारी उमस होती है, बहुत जगह पे अलग अलग उमस होती है, बहुत जगह पे रेनफॉल अलग अलग होता है. जैसे हमारे राजस्थान के अंदर रेनफॉल कम देखने को मिलता है, बट हम अगर हम नीचे वाले प्रदेशों में जाए, अगर हम नीचे वाले स्टेट्स में जाए, जैसे तमिलनाडु हो गया, तो वहाँ पे क्या होता है, रेनफॉल काफ़ी बड़ी अमाउंट में होता है फ्रॉम वन रीजन टू अदर रीजन. तो राजस्थान के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे मोस्टली सूखा रहता है, डेजर्ट टाइप रहता है. लेकिन जब आप नीचे के प्रदेशों में जाते हैं तो वहाँ पे ग्रीनरी बहुत रहती है. तो यहाँ पे रेनफॉल अलग है, यहाँ पे टेम्परेचर अलग है, ह्यूमिडिटी अलग है, तो यहाँ पे जो क्रॉप्स होगी वो भी अलग अलग होगी. अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. तो इसलिए क्या हुआ, राजस्थान के अंदर जो टाइप की क्रॉप मिली वो हमें नीचे वाले प्रदेशों में नहीं मिलेगी. जैसे आपने राजस्थान में बात करते हैं हम बाजरा की. अब जो बाजरा है वो मोस्टली फेमस है ओनली इन राजस्थान. अगर आप राजस्थान में देखोगे तो राजस्थान में मोस्टली आपको वेस्टर्न साइड में आपको मिलेगा क्या, बाजरा का डेवलपमेंट मिलेगा, बाजरा काफ़ी ग्रो हुआ मिलेगा. बट हम जैसे ही नीचे वाले प्रदेशों में जाते हैं, नीचे वाले स्टेट्स में जाते हैं, लेट्स सपोज हम कहें तमिलनाडु. अब तमिलनाडु साइड में क्या हुआ, वहाँ पे मोस्टली चलता है राइस. तो आप अगर नीचे वाले स्टेट्स में देखोगे तो वहाँ पे आपको लोग बाग जो खाते हुए मिलेंगे वो ज़्यादातर राइस खाते हुए मिलेंगे. बट जैसे हम राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में मक्का हो गया या फिर हम बाजरा कहते हैं, तो यहाँ के लोग मोस्टली इनको प्रेफर करते हैं. रीज़न यही है कि यहाँ का जो कल्चर, यहाँ का जो टेम्परेचर है, यहाँ पे जो रेनफॉल है, यहाँ की जो ह्यूमिडिटी है वो काफ़ी डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स. इसलिए हमें क्या होता है, एक ही कंट्री के अंदर हमें डिफरेंट पार्ट्स पर वेराइटी ऑफ क्रॉप्स देखने को मिलती है. यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप्स की वेराइटी ऑफ क्रॉप्स देखने को मिलती है. डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, टू ब्रॉड क्रॉपिंग्स पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड. चाहे हम कह देते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की वेराइटी मिल रही है, बट स्टिल यहाँ पे क्या होगा, एक कॉमन पैटर्न मिलेगा हमें, एक सिंपल सा पैटर्न मिलेगा जिसमें हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक तो हम कह देंगे, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है कि कितने टाइप्स की क्रॉप्स होती है, एक तो खरीफ, एक रबी. तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप हो सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर फाउंड इन इंडिया. तो हम वहाँ पे मेंशन कर देंगे मेनली 2 टाइप्स, एक तो हो गया खरीफ, एक हो जाएगा रबी. तो द क्रॉप्स विच आर सॉन इन रेनी सीजन, ऐसी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स का डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं. खरीफ क्रॉप्स कैसी क्रॉप्स होगी, ऐसी क्रॉप्स विच आर सॉन मीन्स उन्हें उगाया जाता है. सॉन कब किया जाता है, सॉन इन रेनी सीजन, उनको जब उन्हें रेनी सीजन के अंदर सॉन किया जाता है उनको तो बोल देंगे हम खरीफ क्रॉप्स. द रेनी सीजन इन द इंडिया जनरली लास्ट फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर. तो खरीफ क्रॉप्स का जो टाइम पीरियड हो गया वो क्या हो गया, इसको मैं अंडरलाइन कर लो, जून टू सितंबर. तो खरीफ क्रॉप्स कब हो जाएगी, जून टू सितंबर. फिर हम बात कर लेते हैं एक बार, उसके बाद में मैं आपको एग्जांपल बता दूंगा, बट पहले हम रबी की बात कर लेते हैं. अब रबी की जो क्रॉप्स है वो कब हो रही है, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन. अब ये क्या हो रहा है, ये जो क्रॉप्स है ये कब ग्रोन हो रही है, विंटर सीजन. मीन्स हम इनको विंटर सीजन के अंदर उगा रहे हैं. तो ये कब लास्ट करता है, विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च. पहले वाला था जून टू सितंबर खत्म हुआ, सितंबर के बाद आ जाएगा अक्टूबर टू मार्च. दीज आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स. अब इनके एग्जांपल्स एक बार देख लेते हैं. खरीफ क्रॉप्स के एग्जांपल क्या क्या होंगे, पैडी हो गए, मेज़ हो गया, सोयाबीन हो गया, ग्राउंडनट हो गया, कॉटन हो गया, और खरीफ क्रॉप्स. अब इसका एग्जैक्ट हिंदी वर्ड देख लेते हैं कि ये डिस्क्राइब क्या कर रही है. पैडी को हम बोल देंगे धान, उसके बाद में मेज़ हो जाएगा मक्का, सोयाबीन हमें पता ही है, ग्राउंडनट मूंगफली, एंड कॉटन मीन्स कपास. ये सारे क्या हो गया, खरीफ. मीन्स इनको हम रेनी सीजन के अंदर सो किया जाता है जून टू सितंबर के बीच में. रबी क्रॉप्स की बात हो रही है, रबी क्रॉप्स साफ लिखा हुआ है विंटर सीजन के अंदर सोन होती है. मीन्स विंटर सीजन के अंदर हम उनको ग्रो करते हैं. अब उसके एग्जाम्पल्स क्या हो गए, वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लीन सीड. इनके भी एक बार एग्जैक्ट वर्ड देख लेते हैं. मुझे पता है बट एग्जैक्ट वर्ड मिल जाएगा तो ज़्यादा बेटर है. उनको हम बोल देंगे गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी आदि शामिल है. तो वीट, गेहूँ, चना, ग्राम, मटर, पीस, सरसों, मस्टर्ड एंड अलसी, ये सारे कब हो जाएंगे, रबी क्रॉप्स. बिसाइड दीज पल्सेस वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग द समर एट मैनी प्लेसेस. और ये तो हमारे क्या हो गए, पल्सेस कह दो या फिर हमें इनको क्रॉप्स बोल देते हैं. लेकिन इनके अलावा भी क्या होता है, कुछ पल्सेस हो गई, कुछ दालें हो गई,
कुछ वेजिटेबल्स होंगे, वो ड्यूरिंग समर सीजन के अंदर भी उनको ग्रो किया जाता है। अब अपन बात कर लेते हैं बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। इतनी देर हमने डिस्कस कर लिया कि अभी एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ हमने क्या क्या पढ़ा। हमने देखा कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या हो गई। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, क्रॉप किसको बोलेंगे, क्रॉप्स पता चल गया, हमने बता चुके हैं ऑलरेडी कि सेम काइंड ऑफ थिंग्स, सेम काइंड्स ऑफ प्लांट एक जगह पर कल्टिवेटेड किया जाता है ऑन ए लार्ज स्केल, उसी को क्या बोल देते हैं हम, क्रॉप्स बोल देंगे। उसके बाद में हमने देखा कि क्रॉप्स कितने टाइप्स की होती है, खरीफ एक रबी। खरीफ हो जाएगा जून टू सितंबर, रबी हो जाएगा अक्टूबर टू मार्च। अब अपन बात कर रहे हैं बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। बेसिक प्रैक्टिसेस क्या क्या है, अगर मुझे क्रॉप प्रोड्यूस करनी है, अगर मुझे फसलें प्रोड्यूस करनी है, मुझे अगर फसलें बनानी है, तो मुझे क्या क्या बेसिक प्रैक्टिसेस मुझे करनी पड़ेगी। अब ये पूछ रहा है वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। अब ये जो बूझो है इसका सवाल है कि जो पैडी है वो विंटर सीजन के अंदर क्यों नहीं उगाया जा सकता। अब उसका आंसर दिया है इसने पहेली ने कि पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर। अब जो पैडी है वो उसको क्या चाहिए, बहुत सारा क्या चाहिए, उसको बहुत सारा चाहिए पानी। अब बहुत सारा पानी जब उसको देंगे तभी तो वो ग्रो कर पाएगा, देयरफॉर इट इज़ ग्रोन इन द रेनी सीजन। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आप समर की बात करते हो, समर में बारिश हो रही है क्या, समर में बारिश नहीं हो रही है, इसलिए जब रेनी सीजन होगा, जब बारिश होगी तभी तो हम उसको उगा पाएंगे, क्योंकि इसको क्या चाहिए, बहुत सारा पैडी को पानी चाहिए। कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अब जो कल्टिवेशन है वो बहुत सेवरल प्रैक्टिसेस को इन्वॉल्व करता है, बहुत सारी आपको एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी कल्टीवेशन करने के लिए। अगर आपको कल्टीवेशन करना है, अगर आपको फसलें उगानी है, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा सेवरल एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी बाय द फार्मर्स। और ये फार्मर्स करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे टाइम के अंदर वो अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय गार्डनर और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस। और ऑब्वियस सी बात है, ये वही सेम एक्टिविटीज़ होगी जो आप एक गार्डनर को करते हुए देखेंगे, या फिर अगर आप घर पे पौधे वगैरह उगाते हैं, अगर आप घर पे छोटे मोटे प्लांट्स उगाते हैं जैसे फ्लावर हो गए, अगर आप ये अगर घर पे उगाते हैं तो आप जो जो चीज़ें करोगे उसी से सिमिलर जो फार्मर होगा वो भी यही करेगा, क्या, क्रॉप्स उगाने के लिए। दीज एक्टिविटीज़ और टास्क आर रेफर्ड टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। और ये वही टास्क है जो हम टास्क की बात कर रहे हैं, जो टास्क हम किस में यूज़ लें, वो टास्क जो हम क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने के क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने के लिए हम जो एक्टिविटीज़ करेंगे उसी को क्या बोल देंगे, हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बोल देंगे। तो डेफिनेशन आ सकती है, अंडरलाइन कर लेना, हाईलाइट कर लेना इसकी क्या क्या चीज़ हम इन्वॉल्व करेंगे। तो विच आर लिस्टेड बिलो। सबसे पहले हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में क्या क्या करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। आपको सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी, प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, किसकी, सॉइल की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, आपको सॉइल बनानी पड़ेगी। उसके बाद हम सोएंगे, उसके बाद हम बीज को बोएंगे, उसके बाद एडिंग सम मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स, उसके बाद हम कुछ मैन्यूर्स ऐड करेंगे, फर्टिलाइजर ऐड करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम इरीगेशन करेंगे, उसके बाद हम इरीगेशन करेंगे। उसके बाद करेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड्स, जो हम बचाएंगे उनको किन से, हमारे दीमक वगैरह हो गए या फिर हमारे जो भी ऐसी चीज़ें जो उनको नुकसान पहुंचा सकें, हम उनको उनसे बचाएंगे। उसके बाद हम उसके हार्वेस्टिंग करेंगे, उसके बाद हम स्टोरेज करेंगे। हम एक एक चीज़ को लेते हुए चलेंगे और डिस्कस कर लेंगे कि टोटल 7 स्टेप्स है। सबसे पहले हम प्रिपरेशन करेंगे, फिर सॉइंग करेंगे, उसके बाद मैन्योर ऐड करेंगे, इरीगेशन करेंगे, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। ये सातों के सातों जो प्रैक्टिसेस हम आगे डिस्कस करते जाएंगे। बट सबसे पहले हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉइल मतलब मिट्टी को हम सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे। चलो मिट्टी को प्रिपेयर करते हैं, कैसे करेंगे। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप। सबसे पहले आपको सॉइल तो बनानी पड़ेगी, अच्छे से सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ेगा बिफोर ग्रोइंग क्रॉप, किसी भी क्रॉप को उगाने से पहले। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। सबसे इम्पोर्टेंट टास्क ही यही हो गया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, तुम भी तो सोचो बच्चों कि अगर मैं पेड़ उगा रहा हूँ, अगर मैं कोई भी पौधा उगा रहा हूँ, तो वो ये ज़मीन हो गई, ज़मीन के अंदर ही तो उगेगा वो। सबसे पहले अगर आप बीज डालोगे, सबसे पहले आप ज़मीन के अंदर ही तो बीज डालोगे, और ज़मीन के अंदर क्या होती है, मिट्टी। अब मिट्टी ही अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, अगर वो लूजन नहीं है, अगर वो बिखरी हुई नहीं है, तो आप कैसे उगा पाओगे। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी जो मिट्टी है, लेट्स सपोज ये जो मिट्टी है बहुत टाइट है, तो ये मैंने बीज डाला, क्या ये अच्छे से ग्रो कर पाएगा अंदर वो ग्रो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो एक जगह पे उसके प्रेशर लग रहा है, तो वो अंदर नहीं कर पाएगा। बट मैंने क्या करा, ये लूज डाल दी मैंने, जो मिट्टी थी मैंने लूज डाल दी। अब जैसे मैंने बीज डाला तो ये ग्रो अच्छे से कर पाएगा। इसकी जो रूट्स है वो काफ़ी डीप जा पाएगी, क्योंकि अंदर गैप है, मिट्टी के अंदर गैप है, और जैसे ही गैप मिला तो वो अंदर तक चला जाएगा। बट ये वाला क्या करेगा, मिट्टी में गैप नहीं है तो यहाँ पे जगह रुक गया, यहाँ पे जगह रुक गया, यहाँ पे जगह रुक गया, तो ये ज़्यादा अंदर डेप्थ में नहीं जा पाएगा। सो जैसे ही हम उसको लूज़ कर देते हैं, अपनी जो सॉइल है उसको लूज़ कर देते हैं, तो वो रूट्स अंदर बीनीथ
अच्छे से ब्रीथ कर पाएगी, क्योंकि अच्छे अगर उनके बीच में गैप होगा तो अच्छे से जो रूट्स होगी अच्छे से सांस ले पाएगी, ब्रीथ कर पाएगी, क्योंकि उसके बीच में गैप है। एंड ईजिली वैन दे गो इन डीप इनटू द सॉइल, और जैसे ही वो डीप अंदर चली जाएगी क्योंकि गैप है तो वो अच्छी खासी डेप्थ में चली गई और अच्छे से ब्रीथ कर पाई। वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ ईजिली। और मुझे ये बताओ कि अगर मैंने मिट्टी को लूज़ कर दिया, मतलब थोड़ा गैप रख दिया, मैंने उसको अच्छे खासे लूज़ कर दिया, तो वो ब्रीथ ईजिली क्यों कर पा रही है? उसका आंसर कहाँ मिलेगा हमें? वो ये कह रहा है कि द लूजनड सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। और ऑब्वियस सी बात है, अगर सॉइल के बीच में क्या रहा, जैसे ये गैप रहा, अब जैसे ही गैप रहा उसमें क्या हुआ, अर्थवॉर्म्स मीन्स हमारे जो केचुए, अगर आप कोई बच्चा गांव से बिलोंग करता है तो वो रिलेट कर पाएगा कि हम जो खाद वगैरह डालते हैं या फिर हमारे जो खेत होते हैं उसके अंदर हमें केचुए मिलते हैं, अर्थवॉर्म्स मिलते हैं। एक बार बता देता हूँ मैं अर्थवॉर्म्स कैसी होती है। ये इस तरह के जो हमारे जो केचुए होते हैं ना, ये इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, अर्थवॉर्म्स बोल देते हैं। तो और ये किसके अंदर, देखो ये किसके अंदर पड़े हैं, ये मिट्टी के अंदर दिख रहे हैं हमें, ये देखो, ये जो जितने भी मिट्टी है उसी के अंदर हमें क्या मिल रहा है, केचुए मिल रहे हैं। तो जो अर्थवॉर्म्स होती है, जो माइक्रोब्स होती है, वो प्रेजेंट हो जाती है किसके अंदर, सॉइल के अंदर, और यही हमें क्या कर देते हैं, हमें हेल्प करते हैं लूजन सॉइल को करने में और अच्छे से ब्रीथ करने में। दीज ऑर्गेनिजम्स आर द फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर। और एग्जाम्पल ये क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि वॉट ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड द फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर। तो हमें ये पूछता है कि फार्मर के मित्र कौन है, फार्मर्स के अच्छे फ्रेंड कौन है, तो हम उसके आंसर में क्या लिखेंगे, अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स। सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड एड ह्यूमस टू इट। और यही तो अगर सोचो, ये केचुआ है अंदर घूम रहा है, तो ये क्या करेगा, बीच बीच में जगह छोड़ता हो जाएगा, और जैसे ही उसने जगह छोड़ी, ये जैसे केचुआ यहाँ से निकला तो उसको यहाँ पे गैप हुआ, और गैप हुआ तो मिट्टी क्या हो जाएगी, लूज़ हो जाएगी, मिट्टी लूज़ हो जाएगी। नाउ एंड ह्यूमस टू इट, बट वाई द सोल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजन। बट जो हमारी सॉइल है वो लूज़ क्यों करनी है हमें? यू हैव लर्न दैट द प्रीवियस क्लासेज दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल्स। अब जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, जो सॉइल होती है वो क्या कंटेन करती है, उसके अंदर क्या होते हैं, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, वाटर होता है, एयर होता है, एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसके अंदर वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सॉइल के अंदर। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिजम्स। अब जो इन एडिशन, इसके अलावा क्या होता है, जो डेड प्लांट्स होते हैं या फिर मरे हुए एनिमल्स होते हैं, वो डिकम्पोज हो जाते हैं बाय द सॉइल ऑर्गेनिज्म। अब सॉइल के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे आप कोई भी माइक्रोब्स की बात कर लो या फिर किसी की भी बात कर लो, वो सब डिकम्पोज किसकी हेल्प से हो रहे हैं, वो किसको डिकम्पोज कर रहे हैं, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को डिकम्पोज कर रहे हैं। दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल। इसीलिए अब जैसे क्या हुआ, ये सॉइल थी, सॉइल के अंदर कोई भी प्लांट्स मर गया या फिर कोई भी एनिमल मर गया, तो इसके अंदर के जो अच्छी चीज़ें थी, इसके अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स थे, इसके अंदर के क्या थे, न्यूट्रिएंट्स थे, वो वापस किसके अंदर मिल जाएंगे, उसी सॉइल के अंदर मिल जाएंगे। एंड दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स। और ये जो सॉइल के अंदर हुए, अब सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब होने के बाद क्या कर लेंगे, ये जो प्लांट्स होंगे ये जड़ों की मदद से इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। सिंस ओनली फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर सॉइल सपोर्ट्स प्लांट्स ग्रोथ। और ऑब्वियस सी बात है, जैसे हम बात करते हैं कि ये मेरा प्लांट है, अब प्लांट का जो कुछ ही पार्ट है ना, वही क्या सपोर्ट करता है, सॉइल का जो कुछ ही पार्ट है वो प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करता है। एंड टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल इनटू द टॉप ऑफ दैट प्लांट्स कैन बी यूज दिस न्यूट्रिएंट्स। और ऑब्वियस सी बात है, जो प्लांट है, अब इसकी जड़ें तो नीचे तक है, बट इसका कुछ पार्ट जो है ना ऊपर वाला, वही हमारे इसकी ग्रोथ में अच्छी हेल्प कर पाता है। और अगर ये लूज़ कर दिया मैंने, तो इसके जितने भी मिनरल्स होंगे वो ऊपर आके अच्छे से हम प्लांट्स को दे पाएंगे। टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ द सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स। और ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो सॉइल का जो लूजिंग और टर्निंग है, ऊपर नीचे करना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया किसके लिए, क्रॉप्स के लिए। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग एंड प्लॉइंग। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अब एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आपका जो टिलिंग एंड प्लॉइंग है वो क्या है। एक बार मैं बता देता हूँ, अगर हमारे पास पिक्चर अवेलेबल होती है तो टिलिंग एंड प्लॉइंग की। ये देखो, हमने क्या करा, टिलिंग एंड प्लॉइंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसकी, अगर हम चाहे तो ट्रैक्टर की मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, टिलिंग एंड प्लॉइंग। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जैसे जैसे ट्रैक्टर आगे बढ़ रहा है, तो जो ऊपर की जो मिट्टी है ना, जो अंदर दबी हुई थी, जो कड़क हो चुकी थी, जो टाइट हो चुकी थी, वो धीरे धीरे जैसे ही ये आपका ट्रैक्टर फिरा, इसके पीछे जो बंधा वो फिरा, मिट्टी क्या हो गई, आगे पीछे या फिर टर्निंग हो गई, उसकी टर्निंग भी हो गई, वो थोड़ी ढीली हो गई। अब आप एक तो ये वाला जो एरिया है,
जो जहाँ पे ये वाला जो यहाँ पे जो आपको डॉट दिख रहा है, ये वाला जो एरिया यहाँ पे जो मिट्टी मिलेगी ना वो थोड़ी टाइट होगी, बट अब यहाँ पे अगर आप हाथ डाल के देखोगे तो इस जगह पे आपको मिट्टी काफ़ी सॉफ्ट मिल जाएगी। और कोई पिक्चर होती है तो देखते हैं, ये देखो, मतलब ये जितने भी पिक्चर्स होगी इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं, टिलिंग कर रहे हैं या फिर प्लाउइंग कर रहे हैं। मीन्स हम मिट्टी को ढीली कर रहे हैं और इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, टिलिंग एंड प्लाउइंग। अब देखो, दिस इज़ डन बाय यूजिंग प्लो। हम इसको किसकी मदद से करते हैं, हल की मदद से करते हैं। प्लो हमने पहले भी देखा था, प्लो का मतलब क्या होता है, एक बार और लिख देता हूँ, वेट अ मिनट, हल। अब प्लो का मतलब हो गया हल, और ये किसकी मदद से किया जाएगा, हल की मदद से किया जाएगा। प्लोज आर मेड ऑफ वुड एंड और आयरन। अब जो प्लो होंगे वो किसकी मदद से मिल के बने होंगे, वुड होगी या फिर आयरन से मिल के बने होंगे। प्लो भी बता देता हूँ एक बार वापस, जस्ट अ मिनट। प्लो जो होता है मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, हल, ये देखो, ये जो होता है इसको प्लो बोलते हैं। अब ये पुराने टाइम में तो क्या होता था, हमारे पास मशीनें नहीं होती थी तो हम किसका यूज़ लेते थे, ऐसे जिसको हल का यूज़ लेते थे, इससे हम क्या कर देते थे, प्लोइंग कर देते थे। ये देखो, ये जो घोड़ा है, घोड़े के पीछे अपन ने हल बांध दिया। अब घोड़ा जैसे जैसे आगे चलेगा वो हमारा पीछे मिट्टी खुदती जाएगी। या फिर आप गाय का भी यूज़ ले सकते हो, ये देखो पीछे, तो ये क्या है, एक हल ही तो है। लेकिन आजकल काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी हो चुकी है तो हम इनका यूज़ लेते हैं। आजकल हम इन मशीनों का यूज़ लेते हैं जिससे हम एक लार्ज अमाउंट में हम उसको प्लॉइंग कर सकते हैं। जो गांव के बच्चे होंगे वो काफ़ी अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, काफ़ी हो गया। प्लाउ आर मेड ऑफ वुड और आयरन। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर द प्लॉइंग। और ऑब्वियस ही बात है, अगर जो सॉइल है वो काफ़ी ज़्यादा कठोर है, बहुत ही ज़्यादा ड्राई है, तो मुझे उसकी किसकी नीड होगी, पहले उसमें पानी डालूंगा और उसके बाद में प्लॉइंग करूँगा। द प्लाउड फील्ड में हैव बिग क्लम्स ऑफ सॉइल एंड क्रॉल क्रम्स। अब क्या हो सकता है, जो प्लाउड फील्ड है ना उसके अंदर क्या हो सकता है, बिग क्लम्स ऑफ सॉइल हो सकते हैं, बड़े बड़े घेरे हो सकते हैं, बड़े बड़े मिट्टी के हम क्लम्स को क्या बोल सकते हैं हिंदी में, बड़े बड़े घेरे हो सकते हैं या फिर बड़ी बड़ी बॉल जैसी शेप हो सकती है जिसको हम बोलते हैं क्रम्स। क्रम्स की भी फोटो देख लेते हैं, ताकि मैं फ़ोटो इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये देखो, बड़े बड़े क्या हो सकते हैं, इस तरह के आपको हाथ में आ जाए इस तरह की चीज़ें हो सकती है। आप देखते होंगे आसपास में, इनको क्या बोलते थे हम, क्रम्स बोलते थे। मिट्टी के बड़े बड़े घेरे, बड़े बड़े पार्ट्स, ये देखो, ये भी, इसको भी हम क्रम बोलेंगे। तो ये सब क्या हो गए, क्रम्स हो गए। तो याद रखना, मैं पिक्चर आपको इसलिए दिखा पा रहा हूँ ताकि आप एक्चुअल में रिलेट कर पाए कि हम एग्रीकल्चर को सीख रहे हैं, हम एग्रीकल्चर के बारे में जान रहे हैं। दैट्स वाई आई एम ओनली शोइंग यू दिस पिक्चर्स। सो पिक्चर्स को ध्यान रखना और हर एक वर्ड्स को ध्यान रखना कि ये होते क्या है। ओके, ठीक है। ओके, यहाँ तक हो चुका है, क्रम्स हो चुका है। तो क्रम्स की डेफिनेशन भी पूछ सकता है कि बड़े बड़े बिग क्लम्स हो सकते हैं जिनको हम क्रम्स बोल देंगे। नाउ इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स। अब ऑब्वियस ही बात है, अगर ये बड़े बड़े घेरे हैं तो इनको तोड़ना पड़ेगा। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एंड एज वेल एज फॉर इरीगेशन। और ऑब्वियस ही बात है, अगर हम एक सेम लेवल कर दें, अब जैसे मेरी ऊबड़ खाबड़ है सरफेस, और इसकी जगह पे मैं अगर सेम लेवल कर देता हूँ इनका, ये जितनी भी ऊबड़ खाबड़ थी, ऊपर नीचे थी, इनको मैं सेम लेवल कर दिया, तो अब मेरे क्या होगा, सॉइंग करने के लिए और इरीगेशन करने के लिए, सिंचाई करने के लिए मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। और लेवलिंग ऑफ सॉइल को किसकी मदद से किया जाता है, लेवलर की मदद से। और लेवलर भी आपने देखा ही होगा, ये जो होता है, एक बार मैंने पहले खड्डे में चला दिया, उसके बाद मैंने क्या करा, पीछे ऐसा प्लेन सरफेस लेके मैंने इसकी लेवलिंग कर दी। ये इस तरह से मैंने क्या कर दिया, उसका लेवल इक्वल कर दिया। अब मैं अच्छे से इरीगेशन कर पाऊँगा, अच्छे से मैं चीज़ें कर पाऊँगा। समटाइम्स मैन्योर इज़ एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। अब उससे पहले क्या, बहुत केसेस में ऐसा होता है कि अगर आप सॉइल को टिलिंग नहीं कर रहे हो, उससे पहले आप क्या डाल रहे हो, मैन्योर डाल रहे हो। अब मैन्योर कैसे डालते हो वो भी दिखा देता हूँ मैं एक बार। मैन्योर बता देते आपको एक बार। ये देखो, अब सॉइल को मैंने पहले मिक्स नहीं करा, उससे पहले मेरे पास जो खाद थी मैंने उसको पहले ही डाल दिया। ये इस टाइप की कुछ चीज़ होती है, मैंने उसके अंदर डाल दिया। अब पहले ये चीज़ें डालने से क्या हुआ, मैन्योर डालने से मेरे पहले क्या हुआ कि जो मैन्योर, जब मैं उस पर हल चलाऊँगा तो जो मैन्योर है वो ऊपर नीचे हो जाएगा और उसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब वो मैन्योर किसके मिल के बना हुआ होता है, गोबर की खाद हो सकती है या फिर कुछ भी हो सकता है। ओके,
तो मैन्योर भी पूछ सकता है कि मैन्योर क्या हुआ, तो मैन्योर आपको पता चल जाएगा कि मैन्योर अपन पहले एडिट कर देते हैं। दिस हेल्प्स इन द प्रॉपर मिक्सिंग है मैन्योर ऑफ विद द सॉइल। और इससे क्या होगा, अगर मैंने पहले ही ये मेरा जैसे था खेत था, मैंने ऊपर पहले मैन्योर डाल दिया और उसके ऊपर मैंने हल चलाया, तो क्या हुआ, ये मैन्योर अंदर से अच्छे से मिक्स हो चुका है। द सॉइल इज़ मॉइस्चर बिफोर सोइंग। और उसको सींचने से, उसके अंदर बुआई करने से पहले, उसके अंदर बीज डालने से पहले अपन क्या करते थे, उसको मॉइस्चर कर देते, मीन्स उसको थोड़ा बहुत नमी डाल देते, उसके अंदर पानी डाल देते या फिर कुछ भी कर देते हैं जिससे वो नम हो जाए। अब अपन बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। अब इसका एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स क्या क्या है। बिफोर सोइंग ऑफ द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्स टू गेट बेटर यील्ड। ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया कि अगर मुझे सोइंग करनी है, अगर मुझे बीज बोने हैं, उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या हुआ, नेसेसरी स्टेप क्या हुआ, ब्रेक द सॉइल क्लम्स। जो अब हमने बात करी थी ना ये क्रम्स की, ये क्या थे, बड़े बड़े क्लम्स थे सॉइल के, मिट्टी के बड़े बड़े पत्थर के जैसे थे ये, तो मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा, पहले इनको तोड़ना पड़ेगा, सॉइल क्लम्स टू गेट बेटर फील। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। और ये जो मिट्टी के बड़े बड़े घेरे थे ना, इनको तोड़ने के लिए हम किसका यूज़ लेते हैं, वेरियस टूल्स का यूज़ लेते हैं। द मेन टूल यूज फॉर दिस पर्पज़ इज़ प्लाउ, हो एंड कल्टिवेटर। हम किस किस का यूज़ लेते हैं, हम प्लाउ का यूज़ लेते हैं, एक होई का यूज़ लेते हैं एंड कल्टिवेटर का यूज़ लेते हैं। अब देखो ये क्या है, एक प्लाउ है, मीन्स उसको हमने क्या बताया था, हल। हम हल की मदद ले सकते हैं, कल्टिवेटर की मदद ले सकते हैं एंड हो की मदद ले सकते हैं। अब अपन बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं प्लाउ क्या होता है। प्लाउ क्या हुआ, दिस इज़ बीइंग यूज सिंस एंशियंट टाइम्स। अब ये जो प्लाउ है ये काफ़ी एंशियंट टाइम से यूज़ हो रहा है। प्लाउ का मैंने बता रखा है, यहाँ पे हल होता है। हल काफ़ी पुराने टाइम से आपने देखा होगा, जो श्री कृष्ण के जो भाई थे, क्या नाम था उनका, बलराम, उनके जो भाई थे बलराम के आपने कंधे पे एक चीज़ देखी होगी इस तरह का शेप। तो अब सोचो, अगर कृष्ण भगवान इतने एंशियंट टाइम, मतलब इतने पुराने टाइम से वो इसका यूज़ ले रहे हैं, बलराम के पास अगर इतने पुराने टाइम से ये था, तो कितना पुराना ये चीज़ होगी, ये जो हमारा प्लाउ है वो कितना पुराना होगा। तो ये इसमें यही लिखा है कि सिंस एंशियंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप एंड रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। इसका यूज़ किस किस के लिए होता है, टिलिंग द सॉइल को यूज़ करने के लिए, फर्टिलाइज़र ऐड करने के लिए, रिमूविंग वीड्स को रिमूव करने के लिए, और सॉइल को टर्न करने के लिए, मतलब उल्टा करने के लिए, मिक्स करने के लिए। दिस इज़ मेड ऑफ वुड एंड इज़ ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बल्ब्स। ये जो होता है ये वुड का बना होता है, एक पेयर ऑफ बल्ब्स से, पेयर ऑफ बुल्स, मीन्स हमारे जो ये बुल्स है, ये आपको 2 बुल्स दिख रही होगी, जो आपके बेल होती है, बेल से हम इसको खींचने के लिए हेल्प लेते हैं। एंड ड्रॉन बाय द पेयर ऑफ बुल्स की पेयर से अपन इसको, मतलब 2 पेयर ले लेते हैं, 2 जोड़े ले लेते हैं, किसके, बेल के, बुल्स के। एंड अदर एनिमल्स लाइक हॉर्सेज हो गए, कैमल्स हो गए, किसी की भी मदद ले सकते हैं, डिपेंड करता है आपके पास हॉर्सेज अवेलेबल तो हॉर्स से खींच लो, अगर आपके पास ऊँट अवेलेबल है तो ऊँट से खींच लो, अगर आपके पास बेल अवेलेबल है, बुल से अवेलेबल है तो उनसे खींच लो। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लाउशेयर। अब ये क्या होता है, इट कंटेन्स स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप। ये इसके पास एक स्ट्रॉन्ग आयरन की, मीन्स एक लोहे की एक स्ट्रिप होती है ट्रायंगल की शेप में, जिसको हम बोलते हैं प्लाउशेयर। इसको भी अंडरलाइन कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, प्लाउशेयर। अब प्लाउशेयर आपको दिख रहा होगा, ये रहा, ये वाला, ये रहा प्लाउशेयर। ये ट्रायंगुलर, ये एक काइंड ऑफ ट्रायंगल की शेप है, जिसपे क्या लगा हुआ है, आयरन लगा हुआ है, और इसी को क्या बोल देते हैं अपन, प्लाउशेयर बोल देते हैं। इसकी मदद से हम इसको, अच्छा जो आपका लोहा होगा वही तो अंदर जाके उसको आगे खींच पाएगा। तो ये किसका बना हुआ होता है, आयरन, मीन्स लोहे का, एक ट्रायंगुलर शेप में। द मेन पार्ट ऑफ प्लाउ इज ए लॉन्ग वुड विच इज ए प्लाउ शेल्फ। और प्लाउ शेल्फ क्या हुई, प्लाउ शेल्फ भी पूछ सकते हैं, एक लंबी सी क्या होगी, एक लकड़ी की सिर्फ एक लंबी सी लकड़ी होगी, जिसको हम बोल देते हैं प्लाउ शेल्फ। ये सॉरी प्लाउ शेल्फ, ये रहा, ये जो दिख रहा है लंबा सा, ये हो गया प्लाउ शेल्फ। देयर इज अ हैंडल एट द वन एंड ऑफ शेल्फ, द अदर एंड इज अटैच्ड टू द बीम विच इज प्लेस्ड एट द बुल्स नेक। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड मैन कैन इजीली ऑपरेट द प्लाउ। ये आपको फिगर में दिखाया गया है कि इसकी एक कंधे पे, एक जो दोनों बुल्स होती है उसके कंधे पे एक और पार्ट होता है जिसको हम बीम बोल देते हैं। इसी बीम को इन दोनों बुल्स के कंधे पे रख के पीछे इसको अटैच करके हम इसको क्या कर देते हैं, प्लाउ, आपका जो सॉइल है उसको लूज़ कर देते हैं। ठीक है। द इंडिजिनस वुडन प्लाउ इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लाउ नाउडेज। अब हो क्या रहा है कि जो वुडन है ना, वुडन जो आपको पता है, ऑब्वियस सी बात है, जो वुडन है
वो लकड़ी कमज़ोर होती जाती है, एक टाइम के बाद 10 साल 20 साल के बाद वो ख़राब हो जाएगी। इसलिए आजकल लकड़ी वालों की जगह पे हम किसका यूज़ ले रहे हैं, आयरन प्लाऊ का यूज़ ले रहे हैं, हम आयरन की प्लाऊ का यूज़ ले रहे हैं, हम आयरन की व्हाट वी से आयरन के हल का यूज़ ले रहे हैं। अब बात करें हम हो की, हो वैसे तो इसको हो बोलते हैं, बट प्रोनाउंसिएशन में समटाइम्स अगर मैं मुझसे हो ही निकल जाए तो डोंट माइंड मी, इसको मतलब इसका सही प्रोनाउंसिएशन हो है, HOE हो। अब हो क्या होता है, इट इज़ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड लूजनिंग द सॉइल। अब हो का यूज़ क्या हुआ, आपको वीड्स रिमूव करनी है एंड आपको सॉइल को लूज़ करना है, इन दोनों के यूज़ के लिए हो का यूज़ होता है। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड। एक बार मैं बता देता हूँ हो कैसा होता है, आपने देख रखा होगा ऑलरेडी, बट स्टिल ये इस टाइप का क्या होता है हमारे पास हो होता है। इससे क्या हुआ, हम सॉइल को भी अच्छे से लूज़ कर पा रहे हैं, पावड़ी जिसको हम बोलते हैं, सॉइल को भी अच्छे से लूज़ कर पाएंगे और चीज़ें अच्छे से रिमूव कर पाएंगे अगर हमें अंदर से कुछ निकालना है। इट इज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। इसकी एक लंबी सी रॉड होती है, ए स्ट्रॉन्ग रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन फिक्स्ड टू द वन एंड। और इसका क्या होगा, एक लंबी सी छड़ होगी, छड़ की एक साइड में क्या होगा, मैंने आपको ऑलरेडी पिक्चर बता चुका हूँ तो आपको समझ में आ ही रहा होगा ये क्या लिखा हुआ है। एक ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज़ फिक्स्ड ऑन द वन एंड। इसके एक एंड पे एक लंबी सी प्लेट फिक्स्ड होती है, ये दिखने में ये आपको दिख रहा होगा, ये पावड़ी हो गई एक तरह से। इट वर्क्स लाइक ए ब्लेड एंड इट पुल्ड बाय एनिमल्स। और इसको एनिमल्स की मदद से अपन पुल आउट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कल्टीवेटर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई कि आजकल क्या हो रहा है, आजकल ना तो हो का यूज़ भी कम हो गया है एंड इसका प्लाऊ का यूज़ भी कम हो गया। आजकल किसका यूज़ होता है, कल्टीवेटर का यूज़ होता है। नाउ इट इज़ प्लाउइंग इज़ डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर। आजकल क्या होता है, एक ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर के पीछे क्या लगा हुआ होगा, कल्टीवेटर लगा हुआ होगा, जिसकी मदद से क्या होगा, ये जो आपको पीछे दिख रहा है मैंने येलो हाईलाइट कर रहा, इसकी मदद से आप क्या करते हैं, आपकी जो सॉइल है उसको लूज़ भी कर सकते हैं, उसको लेवल भी कर सकते हैं। लेवल करने के लिए क्या करेंगे, इस कल्टीवेटर की जगह पे उसके एक प्लेट लग जाएगी जिसके अंदर जो एकदम प्लेन होगी, और प्लेन होगी तो वो क्या हो जाएगा, अच्छे से प्लेन हो जाएगी, सरफेस जो पूरी होगी एक नॉर्मल इक्वल प्लेन बन जाएगी। नाउ एट डेज प्लाउइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर टाइम। और ऑब्वियसली बात है, सोचो ना, कहाँ पे एक बंदा 2 बैलों को लेके आएगा, बैलों से पीछे प्लाऊ लगा के उसको करेगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सिंगल लाइन ही तो खिंच रही है, एक इसको करने में कितना टाइम लग जाएगा इस बंदे को। अब इसको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को संभालना भी पड़ेगा, इन दोनों को खाना खिलाओ, इतना सब कुछ करो, फिर एक एक लाइन को बढ़ाते जाओ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक लाइन हो रही है इतनी मेहनत करने के बाद। लेकिन आजकल क्या होगा, ट्रैक्टर की मदद से क्या कर रहा है इसने, पीछे 1 2 3 4 5 6 7 पीछे कितने भी हो सकते हैं। अब जहाँ पे वो बंदा सिंगल लाइन को ही कवर अप कर पा रहा था, छोटे एरिया को कवर कर पा रहा था, अब ये कितना बड़ा एरिया को कवर अप कर पा रहा है, तो टाइम भी बचा और लेबर भी बचा। लेबर मीन्स मजदूरी भी बची फालतू की। अब अपन बात करें सोइंग। सोइंग क्या होता है, ठीक है, सोइंग भी देख लेते एक बार। सोइंग इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। सोइंग क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन का। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी एंड क्लीन हेल्दी सीड्स ऑफ गुड वेराइटी आर सेलेक्टेड। फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड। अब सोइंग का मतलब हो गया, हमें बीज को बोना है, तो उसके बीज बोने से पहले मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, मुझे एक अच्छी क्वालिटी के, गुड क्वालिटी के और क्लीन हेल्दी सीड्स मुझे लाने पड़ेंगे मार्केट से, उनको सेलेक्ट करना पड़ेगा मार्केट से। और फार्मर क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं ऐसे सीड्स का यूज़ लेना प्रीफर करते हैं जो हमें ये हाई यील्ड दे, या हाई यील्ड मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन दे, कम एरिया के अंदर ज़्यादा प्रोडक्शन देना हम ऐसा प्रेफर करेंगे। और कौन नहीं चाहेगा कि हम कम एरिया के अंदर ज़्यादा हो पाए। अगर ज़्यादा होगी तो हमें अच्छे से ज़्यादा अनाज मिलेगा तो हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तो फार्मर भी यही चाहते हैं। फिर बात हो गई सिलेक्शन ऑफ सीड्स। सबसे पहले हम कर रहे हैं सिलेक्शन ऑफ सीड्स, हम सीड्स को सेलेक्ट कर रहे हैं। वन डे, अब जो क्या नाम था इसका, मैं तो नाम ही भूल जाता हूँ इसका, पहेली, यस। अब पहेली है, जो पहेली क्या पूछ रही है, वन डे आई सो माई मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन वेसल एंड पोर सम वाटर ऑन दैम। एक दिन मैंने क्या देखा, मेरी माँ को ग्राम मतलब चने के सीड्स को एक वेसल में बोते हुए देखा और उसके अंदर कुछ पानी डालते हुए देखा। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स सम सीड्स स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन द टॉप। उसके बाद क्या हुआ, जो कुछ एक बाउल लिया मैंने, बाउल के अंदर मैंने सीड्स डाले, मीन्स ग्राम मतलब चने के सीड्स डाले, और उसके अंदर उसकी माँ ने क्या कर दिया, पानी से उसको फिल कर दिया। अब पानी से जब उसने फिल करा तो कुछ जो सीड्स थे वो ऊपर तैरते हुए मिले उससे, कुछ सीड्स तो नीचे बैठ गए, लेकिन जैसे ही पानी डाला कुछ सीड्स क्या आ गए, ऊपर तैर के आ गए। आई वंडर वाई सम सीड्स आर फ्लोट ऑन द वाटर। अब उसका जो क्वेश्चन है, जो आपकी पहेली है,
पहेली का क्वेश्चन ये है कि कुछ सीड्स तो नीचे बैठ गए, लेकिन कुछ सीड्स पानी के ऊपर क्यों तैर रहे हैं? अब इसका आंसर हम आगे देखेंगे। चलो एक एक्टिविटी कर लेते हैं, काम की है। टेक ए बीकर, आपको क्या करना है, कुछ एक बीकर लेना है, बीकर के अंदर उसको आधा पानी से भर दो। पानी से भरने के बाद क्या करो, एक हैंडफुल व्हीट ऑफ सीड्स उसके अंदर डाल दो। और स्टेयर वेल, आपको क्या करना है, कुछ गेहूं के दाने उसके अंदर डाल देना है और उसको अच्छे से मिलाना है, उसको अच्छे से हिला कर कुछ टाइम के लिए वेट करना है। अब आप क्या देखोगे इसके बाद, एक बार घर पे ट्राई करके देखना। अगर मम्मी डांटे तो वो बात अलग है, बाकी मम्मी के सामने करोगे तो मम्मी भी नहीं डांटेगी और मम्मी को भी अच्छा लगेगा कि मेरा बेटा पढ़ रहा है और पढ़ के कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो वो भी काफ़ी खुश होंगे। तो ट्राई करके देख लेना। एक ग्लास ले लेना, अपने पास बीकर नहीं है तो एक कोई सा भी ग्लास ले लो। ग्लास के अंदर थोड़ा सा आधा पानी डाल लो, पानी डाल के उसमें एक मुट्ठी भर आप गेहूँ के दाने डाल सकते हो, बट अंडर पेरेंट्स के विज़न के अंदर। आपको पेरेंट्स के विज़न के अंदर करना, नहीं तो डांट पड़ जाएगी फालतू में। अब क्या करना है, होगा क्या, आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन द वाटर। अब आपको ये चीज़ नोटिस करनी है कि क्या कुछ जो आपके सीड्स थे, आपके कुछ जो गेहूं के दाने थे, वो क्या ऊपर वाटर के ऊपर तैर रहे हैं। वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक। क्या जो ऊपर तैर रहे हैं वो भारी है या फिर लाइटर है, वो हल्के हैं या फिर भारी है, जो नीचे डूब चुके हैं उनसे। वाई वुड दे बी लाइटर, और अगर वो ऊपर तैर रहे हैं, अगर वो लाइटर है तो वो ऐसे ऊपर क्यों तैर रहे हैं। डैमेज सीड्स बिकम होलो एंड आर थस लाइटर। अब इसको एक फ़ोटो से देख लेते हैं। अब क्या हुआ, ये जैसे मेरा एक गेहूं का दाना है, ये भी मेरा एक गेहूं का दाना है। अब ये अगर भारी है, अगर इसका वेट हैवी है, तो क्या होगा, इसके जो पार्ट है वो पूरा अंदर से भरा हुआ होगा, और अंदर से भरा हुआ होगा तो ये क्या करेगा, पानी के नीचे जाके बैठ जाएगा क्योंकि ये हैवी है। अब कुछ जो है वो अंदर से क्या हो गए, खोखले हो गए। ये देखो अंदर, इसके अंदर कुछ बचा नहीं, बाहर बाहर केवल गेहूं का दाना बचा। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा मेरा लाइटर, ये क्या हो जाएगा मेरा हैवी। अब ये तो मेरा लाइट हो गया, ये हैवी हो गया, तो ये तो क्या चले जाएगा, नीचे जाके बैठ जाएगा, सिंक हो जाएगा। सिंक मीन्स पानी के नीचे चला जाएगा। ये पानी था, तो ये वाला जो गहरा वाला था, जो भरा हुआ था, वो तो मेरे नीचे बैठ गया, और जो नहीं भरा हुआ था वो ऊपर ऐसे पानी में तैरने लग जाएगा। तो जो लाइटर होते हैं, जो डैमेज हो जाते हैं ना, जो होलो हो जाते हैं, जो खोखले हो जाते हैं, वो ख़राब सीड्स होते हैं, इसलिए वो पानी के ऊपर तैर रहे हैं। अब आगे देखते हैं। बिकम्स होलो एंड लाइटर थस लाइटर देयरफॉर दे फ्लोट ऑन द वाटर। और ये लाइट हो जाते हैं, इसलिए ये क्या कर जाते हैं, पानी के ऊपर तैरने लग जाते हैं। दिस इज़ ए गुड मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड वंस। और इसी की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अच्छे सीड्स को अपन निकाल सकते हैं कि हमारे पास अच्छे सीड्स कौन से और ख़राब सीड्स कौन से। ओके, सो अगर आप भी अगर घर पे अगर खेती करना चाहते हो, या फिर खेती तो क्या करोगे घर पे, बट घर पे अगर कुछ उगाना चाहते हो, तो अगर आपको सीड्स चेक करने हैं, अगर आपको वेरीफाई करना है कि आपके जो सीड्स है, आपके जो बीज है वो अच्छे हैं कि नहीं, तो आप क्या करोगे, उन सीड्स को मुट्ठी भर पानी में डालना। जो सीड्स आपके नीचे जाके बैठ जाए पानी में, ये देखो जो मैंने नीचे बिठा रखे, जो आपके पानी में बैठ जाए वो तो हो जाएंगे आपके गुड सीड्स, और जो पानी के ऊपर तैरेंगे वो हो जाएंगे आपके लाइटर सीड्स, मीन्स वो खोखले, मीन्स वो ऊपर रहेंगे। दिस इज़ अ गुड मेथड। ठीक है, ये एक अच्छा सा गुड मेथड था हेल्दी सीड्स को, डैमेज वन को निकालने का। बिफोर सोइंग वन इम्पोर्टेंट टास्क इज़ टू नो अबाउट द टूल्स फॉर सोइंग सीड्स। अगर आपको अब क्या करेंगे, हमें सो करना है, हमें मतलब बीज बोने हैं, तो हम उसके अंदर कौन कौन से टूल्स हैं जिसका हम यूज़ लेंगे। सबसे पहले बात हम कर लेते हैं ट्रेडिशनल, मीन्स हमारे जो परंपरागत है, जो काफ़ी टाइम से टूल्स चलते हुए आ रहे हैं, हम पहले उनकी बात कर लेते हैं। द टूल यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज़ शेप्ड लाइक फ्यूनल। अब क्या होता है, एक ट्रेडिशनल जो टूल है ना, वो किस तरह का दिखता है, फ्यूनल की जैसे दिखता है। फ्यूनल क्या होता है, ये देखो, एक ऊपर कौन शेप होती है, आपने आइसक्रीम का कौन तो खाया होगा, ऊपर आइसक्रीम का कौन जैसे शेप होती है और नीचे एक पाइप लगा हुआ होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे जो यहाँ पे जो बीज पड़े होते हैं ना, इसको आगे बढ़ाते जाएंगे तो बीज क्या होंगे, धीरे 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 इस ये जो पाइप है, इस पाइप की मदद से नीचे गिरते जाएंगे। तो पुराना तरीका तो ये है कि आपको एक कौन होता है, आइसक्रीम के कौन जैसे ऊपर शेप होती है ऐसा, और इसके नीचे एक पाइप लगा हुआ होता है, और पाइप की मदद से अब हम इसको डालते जाते हैं। ऊपर से ऊपर भर दिया अपन ने, बहुत सारे बीज भर दिए, और या फिर बीज पोर करते जा रहे हैं, इसमें बीज डालते जा रहे हैं, और इस पाइप की मदद से वो बीज नीचे ज़मीन में आते जा रहे हैं। ये देखो ये क्या कर रहा है, इसके हाथ में देखो ये बीज डाल रहा है, और इस पाइप की मदद से ये इसके नीचे बैठ रहा है। ये तो पुराना मेथड हो गया, मतलब परंपरागत बहुत पुराना मेथड हो गया। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फ्यूनल पास्ड डाउन थ्रू द 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स। और इसके कुछ शार्प एंड्स होंगे, कुछ 2-3 पाइप्स हो सकते हैं। अब ये कह रहा है कि पुराना ऐसा भी हो सकता है, ये बाल्टी से शेप हो गई, 1 पाइप 2 पाइप 3 पाइप, और इन पाइप की मदद से क्या हो रहा है, जैसे ही मैंने यहाँ पे बीज डाले,
ये बीज थे, ऊपर से मैंने बीज डाले, ये बीज इस पाइप की मदद से भी चले गए, इस पाइप की मदद से भी चले गए, इस पाइप की मदद से भी चले गए। तो ये हो सकता है। दीज एंड्स पियर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर। और ये क्या करता है, ये जो पाइप हो गया ना, ये जो पाइप ये ज़मीन के अंदर चला जाएगा और बीज हमारे अंदर चले जाएंगे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आजकल ये तो हमारा हो गया पुराना मेथड जो गाँव के लोग भी यूज़ लेते थे, शहरों के लोग भी यूज़ लेते थे। लेकिन कब यूज़ लेते थे, बहुत 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 पहले। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आजकल सीड ड्रिल्स आ चुकी है। ये जो आपको दिख रही है सीड ड्रिल्स, आजकल ऐसी ड्रिल्स आ चुकी है जिसमें क्या होता है, नाउ ए डेज सीड ड्रिल्स इज़ यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। और इसको क्या करेंगे, जस्ट मैंने ट्रैक्टर के पीछे लगाया, मैंने आपको एक इमेज बताई थी ना, ये यहाँ पे तो हम कल्टीवेटर लगा दिया। अब कल्टीवेटर चाह के मैं कल्टीवेटर को हटा के क्या लगा दूँ मैं, अगर मैं सीड ड्रिल लगा देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे सीड ड्रिल लगा देता हूँ तो मेरा बीज बोने कितना आसान हो जाएगा। These sorts of the seeds यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। अब यहाँ पे क्या होगा, जो सीड्स की जो डिस्टेंस होगी यहाँ पे यूनिफॉर्म होगी, मीन्स यहाँ की डिस्टेंस भी सेम, यहाँ की डिस्टेंस भी सेम, यहाँ की डिस्टेंस भी सेम, और यहाँ की डिस्टेंस भी सेम। तो यहाँ पे डिस्टेंस सेम हो गई और बीज भी इक्वली यूनिफॉर्मली, मीन्स एक सेम शेप में, एक सेम टाइप में, एक सेम पैटर्न के अंदर, सेम डिस्टेंस पे वो इक्वली डेप्थ और इक्वली डिस्टेंस पे अच्छे से अंदर में डाल सकता हूँ, उनको सो कर सकता हूँ, उनको बो सकता हूँ मैं। इट एंश्योर्स दैट द सीड्स गेट्स कवर्ड बाय सोइल आफ्टर सोइंग। और ऑब्वियस सी बात है, इसमें हो क्या रहा है कि जैसे ही यहाँ पे बीज डाला और पीछे इसके एक और शेप में वो लगा हुआ है, तो यहाँ से बीज डाला और पीछे से वो आते आते क्या हो जाएगा, वो सोइल इक्वल हो जाएगा और सोइल एक उसके ऊपर चले जाएगा। मतलब बीज बोया और उसके ऊपर सोइल आ गई, बीज बोया उसके ऊपर सोइल आ गई, बीज बोया उसके ऊपर सोइल आ चुकी है। तो इससे ही गारंटी हो जाती है, ये इंश्योर कर देता है हमें कि जो सीड है ना वो कवर हो जाए, किससे, सोइल से, आफ्टर सोइंग। जैसे सोइंग हुई, जैसे ही बीज मैंने बोया उसके ऊपर क्या आ गई, मेरी सोइल आ चुकी है। दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। और ऑब्वियस ही बात है, अगर सोचो ना, तुम ही सोचो, ये जैसे मैंने बीज बोया, ये मेरे बीज पड़े, ये मेरे बीज पड़े। अब अगर इनके ऊपर मिट्टी नहीं आती है, लेट्स सपोज इनके ऊपर वापस मिट्टी आ गई, इनके ऊपर मिट्टी आ गई, लेकिन अगर इनके ऊपर मिट्टी नहीं है तो क्या करेंगे, बर्ड्स आएगी और आपकी जो चिड़िया हो गई या फिर कबूतर वगैरह हो गए या फिर कुछ भी हो गए, कोई भी ऐसे बर्ड्स हो गए, तो वो आएंगे उसको खा जाएंगे। लेकिन मैंने क्या करा, जैसे मैंने बीज बोया उसके ऊपर मैंने मिट्टी भर दी, अब क्या बर्ड्स को वो बीज दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जो आपके बर्ड्स होंगे ना उनसे हम क्या कर लेंगे, बचा लेंगे। सोइंग बाय यूजिंग ए सीड ड्रिल सेव्स टाइम्स एंड लेबर। ऑब्वियस सी बात है, जितनी भी चीज़ें मशीनें, जितनी भी मशीनें, चाहे ये वाली मशीन की बात करो, चाहे आप ये वाली मशीन की बात करो, जितनी भी मशीन्स हो गई, जितने भी हमारी इंजीनियर्ड थिंग्स हो गई, जो हमें क्या करेगी, हेल्प करेगी, किसमें, टाइम भी बचाएगी और हमारा लेबर भी, हमारा मजदूर भी बचाएगी। अब ये बूझो वापस आया सिर्फ खुजलते खुजलते, ये आके कह रहा है बंदा कि देयर इज़ ए नर्सरी नियर माई स्कूल। एक मेरी स्कूल है उसके पास में एक नर्सरी है। यहाँ पे वो स्कूल वाली नर्सरी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे उस नर्सरी की बात हो रही है जहाँ पर क्या होते हैं, जहाँ पे प्लांट्स होते हैं, जहाँ पे हमारे फ्लावर्स वगैरह इस तरह की चीज़ें होती है, जहाँ पे चीज़ें सेल आउट होती है या फिर आप फ्री में भी ले सकते हो। बहुत सारी नर्सरी हमें फ्री में देती है, क्या हमें पौधे फ्री में देती है। तो ये क्या कह रहा है, हमारे पास स्कूल के पास में एक नर्सरी है। आई फाउंड दैट अ लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन स्मॉल बैग्स। और हाँ, मैंने वहाँ पे देखा कि जो प्लांट्स है ना, छोटे छोटे प्लांट्स, उनको एक स्मॉल बैग के अंदर रखा जाता है। वाई दे आर केप्ट लाइक दिस। अब ये पूछ रहा है कि उन बैगों, उनमें जो नर्सरी के अंदर उनको प्लांट्स को उन काले बैगों के अंदर क्यों रखा जाता है। मैं बता देता हूँ वो किस टाइप की बात कर रहा है। ये देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें तो चलो गमलों के अंदर डाल रखा है, लेकिन जो नर्सरी, ये रहा, मिल गई इमेज, एग्जैक्ट इमेज। ये क्या हो गई, एक नर्सरी हो गई। अब नर्सरी के अंदर क्या हो रहा है, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये काले काले बैग, इसका यही सवाल है। ये जब इस टाइप की नर्सरी में गया तो इसने ये देखा जो प्लांट्स थे ना, प्लांट्स को इन काले काले बैगों के अंदर रखा गया था। ये इसका ये सवाल है कि इनको क्यों रखा गया। अब आपका भी सवाल होगा, क्योंकि हम तो मोस्टली इनको या तो गार्डन गमले के अंदर रखते हैं या फिर इन बैग्स के अंदर रखते हैं। अब देख लेते हैं ऐसा क्यों है। सीड्स ऑफ ए फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन नर्सरी। अब क्या हुआ, क्या है एक्चुअल में कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको आप डायरेक्ट ज़मीन के अंदर नहीं बो सकते, उनको पहले आपको नर्सरी के अंदर ग्रो करना पड़ेगा। व्हेन दे ग्रो इनटू सीडलिंग्स दे आर ट्रांसप्लांटेड इन द फील्ड मैन्युअली। सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रोन इन द नर्सरी। अब सिंपल सा फंडा ये है कि आप ये जितने भी इस टाइप के प्लांट्स होंगे ना, जैसे आप पौधे की बात करते हो, जैसे अगर आप मार्केट में
फ्लावर का पौधा फ्लावर का प्लांट लेने जाते हो ना, तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि वो जो बंदा आपको सीड्स नहीं देगा, वो आपको बीज नहीं बेचेगा, वो क्या बेचेगा आपको, ऐसी काली काली थैली के अंदर भरे हुए होंगी मिट्टी, और मिट्टी के अंदर वो प्लांट ऐसा लगा हुआ होगा, वो आपको लेके आना पड़ेगा। तो उसी तरह से क्या होता है, कुछ प्लांट्स हो गए, कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स हो गए, कुछ फॉरेस्ट प्लांट्स हो गए, इनको पहले नर्सरी के अंदर ग्रो करा जाता है एंड फिर बाद में इनको ज़मीन के अंदर गाड़ा जाता है जब वो अच्छे से ग्रो हो जाए। अब ये कह रहा है कि अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज़ नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। अब हुआ क्या कि जितनी भी आप ग्रो कर रहे हो ना सीड्स को, उनके बीच में क्या होनी चाहिए, एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस होनी चाहिए बिटवीन द सीड्स इज़ नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग का मतलब हुआ कि अगर मैं क्या करता हूँ, ये जैसे मेरे प्लांट्स थे, अगर मैंने सीड यहाँ पे डाला, सीड यहाँ पे डाला, सीड यहाँ पे डाला, अब क्या होगा, जैसे जैसे ये ग्रो होंगे ना, अब प्लांट्स सीड्स तो छोटे थे इसलिए कुछ दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही प्लांट्स ग्रो हुए वो पास पास में ग्रो होने लगे। अब इससे क्या हो गई, ओवर क्राउडिंग हो गई, मीन्स भीड़ भाड़ हो गई। वहीं पे अगर मैं एक अच्छी डिस्टेंस रखता हूँ, लेट्स सपोज इतनी डिस्टेंस है कि अगर अब ये प्लांट ग्रो होंगे तो भीड़ भाड़ नहीं होगी, क्योंकि इनके बीच में क्या होगा, अच्छा सा गैप होगा, ये देखो। तो वैसे क्या हुआ कि अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज़ नेसेसरी, इनके बीच में अच्छी डिस्टेंस होनी चाहिए ताकि ओवर क्राउडिंग ना हो, अच्छी भीड़ भाड़ नहीं हो। दिस अलाउज प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट। इससे क्या होगा, एक सफिशिएंट, सारे प्लांट्स को सफिशिएंट सनलाइट मिल जाएगी। अगर ये प्लांट्स पास पास में थे तो अगर इधर से धूप आ रही तो इसको ही मिलेगी, यहाँ पे छाया पड़ गई, लेकिन अगर यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो अच्छी खासी है, तो जैसे ही सनलाइट आई इसको भी मिलेगी, इसको भी मिलेगी, छाया नहीं पड़ेगी एक दूसरे की, बहुत कम पड़ेगी। एट टाइम्स ए प्लांट में हैव रिमूव टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। और हो सकता है कि जैसे हमने पास पास में बीज की मदद से उगा तो दिए, हमने पास पास में बीज डाल के उगा दिए, और अगर आपको हटाना तो एक को निकाल दो, आप इनको रिमूव कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। सो अब एडिंग मैन्योर टू द फर्टिलाइजर्स। अब अपन बात कर रहे कि हम जो मैन्योर है ना, अब जैसे हमने सॉइल के अंदर बीज बो दिए, अब अपन क्या कर रहे हैं, उसमें मैन्योर ऐड कर रहे हैं और फर्टिलाइज़र ऐड कर रहे हैं। मैन्योर का मतलब होता है खाद, अगर आप चाहो तो लिख देना कहीं पे, आपके मीनिंग्स वगैरह छापे भी लिखते हो या फिर बुक के अंदर मेंशन कर देना। मैन्योर मतलब होता है खाद, और फर्टिलाइज़र को फर्टिलाइज़र ही बोला जाता है। नाउ द सब्सटेंस विच आर एडेड टू सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स होते क्या है, ये होते हैं कि ऐसे सब्सटेंस जो सॉइल के अंदर ऐड किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये उनको सॉइल को क्या प्रोवाइड कर देते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवा देते हैं फॉर द हेल्दी ग्रोथ, ताकि क्या हो सके, प्लांट्स की क्या हो सके, हेल्दी ग्रोथ हो सके। उन्हीं को क्या बोल देते हैं अपन, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब वापस ये आ गया, बूझो, ये वापस पूछ रहा है कि आई सॉ अ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन द फार्म, इन द नेबरिंग फार्म द प्लांट्स वर वीक, वाई डू प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स। अब इसने क्या देखा कि दो खेत थे पास पास में, एक के जो प्लांट्स थे वो तो क्या थे, काफ़ी वीक थे, लेकिन एक के क्या थे, काफ़ी हेल्दी थे। इसका रीज़न पूछ रहा है कि इसका रीज़न हुआ क्या, इसका एक्सप्लेनेशन अपन देते हैं कि एक हेल्दी थे एक वीक क्यों थे। सोइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स। अब जो सोइल है ना, वही तो क्या प्रोवाइड करेगी, मिनरल्स। जैसे हमें खाने में बहुत सारे प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, फाइबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे ही क्या होता है, सॉइल के पास क्या होते हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं जो किसको प्रोवाइड करती है, प्लांट्स को प्रोवाइड करती है। कौन? मिट्टी। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। और यही न्यूट्रिएंट्स क्या है, अगर आपका प्लांट ग्रोथ हो रही है ना, अगर वो आपका प्लांट बढ़ रहा है, वो किसकी मदद से बढ़ रहा है, वो इन न्यूट्रिएंट्स की वजह से ही बढ़ रहा है। इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन ए सेम फील्ड। अब होता है क्या है, बहुत सारी जगह पे क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं ना, वो एक बार ये क्रॉप उगाई, एक बार ये फसल उगाई, एक बार ये फसल उगाई, वापस अगले साल ये फसल उगा दी, अगले साल ये फसल उगा दी। तो हुआ क्या, जो फार्मर है ना, वो बार बार क्रॉप चेंज करता जा रहा है। दिस फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फेलो। अब उसने क्या करा, एक साल ये उगाई, अगले साल इसको ज़मीन को खाली नहीं छोड़ के दूसरी फसल उगा दी, तीसरे साल भी फसल उगा दी, चौथे साल भी फसल उगा दी। अब तुम भी सोचो ना, अगर तुम्हारे पास एक बैग भरा हुआ है खाने का, अगर इसमें केले पड़े, लेट सपोज, तुमने क्या करा, इस साल केले खा लिए, मतलब आज केले खा लिए, कल केले खा लिए, परसों केले खा लिए, तो कोई कभी ना कभी तो वो तुम्हारा जो बैग है वो कभी ना कभी तो खाली होगा। वैसे क्या होगा, अगला जो फार्मर है फसल उगा रहा है, फसल उगा रहा है, फसल उगा रहा है, फसल उगा रहा है, तो उसने लगातार फसल उगाते उसका क्या हो गया, उसकी जो मिट्टी थी, मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स क्या हो गया, खत्म हो गया। जैसे तुम्हारे जो बैग था उसमें से केले खत्म हो गए, वैसे क्या हुआ, मिट्टी के अंदर क्या हो गया, उसके न्यूट्रिएंट्स खत्म हो गए। अब हुआ क्या, इमेजिन व्हाट विल हैपन्स टू द न्यूट्रिएंट्स। अब होगा क्या,
कंटिन्यूस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप बार बार कल्टिवेशन कर रहे हो, अगर आप बार बार फसलें उगा रहे हो तो क्या होगा, सॉइल पुअर न्यूट्रिएंट्स हो जाएगा, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर एंड टू फील द रिप्लेनिश द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट्स। और ऑब्वियस सी बात है, इसलिए हमें क्या डालने की ज़रूरत पड़ी, मैन्योर्स डालने की ज़रूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि मैन्योर्स के अंदर क्या होता है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और जैसे ही मैंने मैन्योर किसके अंदर डाला, मिट्टी के अंदर डाला, तो मैन्योर के जो न्यूट्रिएंट्स थे वो किसके अंदर चले गए, मिट्टी के अंदर चले गए। जो खाद थी, खाद के अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स थे वो मिट्टी के अंदर चले गए टू द फील्ड्स टू रिप्लेनिश द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मैन्योरिंग। एग्जाम में आ सकता है कि मैन्योरिंग क्या हुआ, तो मैन्योरिंग वो प्रोसेस हुई जिसमें क्या करा मैंने, जो मेरे मैन्योर था, जो मेरा खाद थी, खाद को मैंने मिट्टी में डाला, और मिट्टी में डालने के बाद जो खाद के जो क्या थे, न्यूट्रिएंट्स थे, उसके अंदर के जो पोषक तत्व थे वो किसके अंदर चले गए, सॉइल के अंदर। और इसी प्रोसेस को हमने बोल दिया मैन्योरिंग। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन द वीक प्लांट्स। और ऑब्वियस सी बात है, तुम ही खुद ही सोचो ना, एक बच्चा डेली के 2 केले खा रहा है, एक बच्चा डेली का 1 केला खा रहा है, तो ज़्यादा ग्रोथ कौन होगा, ज़्यादा हष्ट पुष्ट कौन होगा, ज़्यादा हेल्दी कौन होगा, जो 2 केले खा रहा है। वैसे क्या हुआ, एक मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे हैं, एक मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स कम है, तो इसके अंदर हेल्दी प्लांट्स उगेंगे कि इसके अंदर हेल्दी प्लांट्स उगेंगे। ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स है, उसके अंदर हेल्दी होगा, हेल्दी, और जिसके अंदर कम न्यूट्रिएंट्स है उसके अंदर क्या होगा, वीक। सिंपल। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट। अब डेफिनेशन आ जाती है कि मैन्योर होता है क्या, तो मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट। हमारा जो एनिमल वेस्ट होता है, हमारा जो जिसको हम काउ डंक बोलते हैं, हमारा जो गोबर होता है, गोबर हो गया, या फिर प्लांट वेस्ट हो गया, जैसे हमने छिलके वगैरह खाया है, छिलके थोड़ी ना खाएंगे हम, केले वगैरह खाए उसके जो छिलके थे, या चाहे आप एप्पल वगैरह खाते हो, एप्पल के जो छिलके हो गए, इन जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है, प्लांट्स का वेस्ट प्रोडक्ट, हमारा फ्रूट्स का वेस्ट प्रोडक्ट, हमारे एनिमल्स का वेस्ट प्रोडक्ट, इनको डिकम्पोज किया जाता है, और डिकम्पोजिशन से ही क्या बनता है, हमारा मैन्योर बनता है, हमारी खाद बनती है। फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इनटू द पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउड टू डिकम्पोज। अब फार्मर्स बहुत चालाक होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, एक खुला एरिया पकड़ेंगे, एक खुला खड्डा पकड़ेंगे, खुले खड्डे के अंदर क्या करते जाएंगे, भरते जाएंगे, क्या क्या, एनिमल वेस्ट को भरते जाएंगे, आपका जो गोबर वगैरह हो गया उसको भरते गए, आप प्लांट्स हो गए, आपका जैसे सड़ा हुआ कोई प्लांट हो गया जो ख़राब हो चुका है, अब आपके यूज़ में नहीं आ रहा, आपका पुराना प्लांट हो गया, उसको डाल दिया, आपके एनिमल वेस्टेज को डाल दिया, और इसको क्या करेंगे, डिकम्पोज होने के लिए छोड़ देंगे। तो एक टाइम के बाद क्या होगा, आपकी जो खाद मिलके बन जाएगी, किससे, एनिमल वेस्ट एंड प्लांट वेस्ट से। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये डिकम्पोजिशन जो हो रहा है वो किसकी मदद से हो रहा है, ये भी अंडरलाइन कर लो कि जो डिकम्पोजिशन हो रहा है इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, उसकी मदद से क्या हो रहा है, आपका डिकम्पोजिशन हो रहा है। द डीकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। और ऑब्वियस सी बात है, ये जो डीकम्पोज्ड मैटर बना, आपके पास जो बचा कुचा माल बचा, किसका, काउ डंक, आपका जो गोबर है उसका, और आपका जो प्लांट वेस्ट था, उनसे मिलकर जो डिकम्पोजिशन हुआ, और उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने जो डिकम्पोजिशन करा, उसी को हम क्या बोल देंगे, ऑर्गेनिक मैन्योर बोल देंगे, उसी को हम बोल देंगे ऑर्गेनिक खाद। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट वर्मी डिकम्पोजिशन इन क्लास 6। अगर किसी का दिमाग अच्छा शार्प हो और उसको क्लास 6 की बात याद हो, तो आपने वो पढ़ा होगा कि आपका जो वर्मी डिकम्पोजिशन होता है ना, वो इसी की मदद से होता है। उसके अंदर क्या कर देते हैं, अब यहाँ पे तो वो नेचुरल हो रहा है, यहाँ पे तो वो खुद नेचर की मदद से हो रहा है, लेकिन यहाँ पे वर्मी डिकम्पोजिशन में क्या हो जाता है, हम उसके अंदर वर्म्स डाल देते हैं, कुछ केचुए कीड़े डाल देते हैं, जिसकी मदद से क्या होता है, वो उसको खाद को खाते हैं, उसको एनिमल वेस्ट को इनको खाते हैं, और हमें एक खाद मिलके बन जाती है। अब ये एक एक्टिविटी है, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ इस एक्टिविटी में हुआ क्या है, क्योंकि टाइम बहुत चला जाएगा। इसमें क्या हुआ, इन्होंने 3 ग्लासेस ली, ग्लासेस के अंदर सेम मिट्टी डाली, सेम बीज डाला, लेकिन इसने क्या करा, इसने ए के अंदर तो कुछ सॉइल मिक्सड विद द रो काउ डंक मैन्योर, इसके अंदर क्या, ए के अंदर तो उसने डाल दिया काउ डंक मीन्स गोबर डाल दिया, बी के अंदर सेम अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्सड विद लिटिल यूरिया, बी के अंदर उसने क्या डाल दिया, यूरिया डाल दिया, और सी के अंदर डाल दिया उसने कुछ नहीं डाला। अब देखो, इसमें तो डाला उसने काउ डंक, इसके अंदर उसने डाल दिया यूरिया, और सी के अंदर उसने डाला नथिंग, उसने कुछ नहीं डाला। अब काउ डंक भी क्या है, एक ऑर्गेनिक मैन्योर है, मीन्स ऑर्गेनिक खाद हो गई। यूरिया क्या होगा, यूरिया हमने मैन मेड है, हमने खुद ने बनाया, मार्केट से खरीद के लाया और मार्केट से हमने डाल दिया, और नथिंग में मतलब अपने कुछ नहीं डाला। अब
इन्होंने कुछ दिनों बाद इसको देखा। अब ये पूछ रहा है कि डिड ऑल द ग्लास ग्रो द सेम प्लेस, क्या उन दोनों के अंदर जो ग्रोथ थी वो सेम हुई है? नहीं, ऑब्वियस सी बात है, किसी में लंबा दिख रहा है, किसी में छोटा दिख रहा है। बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स किस में हुई? इन विच क्लास वॉज द ग्रोथ फास्टेस्ट। अब ये हमें पूछ रहा है कि आपने जो एक्सपेरिमेंट करा जिसमें आपने एक में काउ डंग डाला, एक में यूरिया डाला, एक में कुछ नहीं डाला, तो आपको ये देखना है और घर पे ट्राई करके देखना, या फिर नहीं करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपन यहाँ पे देख लेंगे कि द फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ना, मैन्योर तो क्या हुआ, मैन्योर तो हमने खुद ने बनाया खाद से। अब जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो केमिकली होते हैं और काफ़ी रिच होते हैं, किसके अंदर? न्यूट्रिएंट के अंदर रिच होते हैं, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट होता है। हाउ दैट दे आर डिफरेंट फ्रॉम द मैन्योर। और ये जो फर्टिलाइजर्स है वो खाद से कैसे अलग है, मैन्योर से कैसे अलग है? द फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज। ऑब्वियस सी बात है, जो फर्टिलाइजर्स जो है वो केमिकल से बन रहे हैं, और केमिकल में से कहाँ पे बनेंगे? फैक्ट्रीज के अंदर बनेंगे। सम एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, एनपीके, जिसको हम एनपीके की फॉर्म हो गई नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। अब ये याद कर लेना कि व्हाट आर, एग्जाम में पूछ सकता है कि राइट सम एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो कौन कौन से एग्जांपल हो जाएंगे? यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश एंड एनपीके। ये सब क्या हो गए? हमारे फर्टिलाइजर्स हो गए। द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ हेल्प द फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप सच एज वीट, पैडी एंड मेज। अब क्या हुआ, इन फर्टिलाइज़र का यूज़ लेने की मदद से क्या हुआ, जो फार्मर्स थे उनको काफ़ी अच्छे अमाउंट में उनको क्या मिला? उनको अच्छे अमाउंट में वीट मिली, पैडी मिले, मेज़ मिले, मक्का, गेहूँ, जवार, ये सारी चीज़ें उनको मिले। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आ चुकी है कि आपको फर्टिलाइजर्स की मदद से फ़ायदा तो हो रहा है, लेकिन ज़्यादा फर्टिलाइज़र अगर आपने यूज़ करें तो आपकी जो सॉइल है वो लेस फर्टाइल हो जाएगी, मतलब वो ग्रो करने लायक नहीं बचेगी। तो फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम ए सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। और ऑब्वियस सी बात है, अगर फर्टिलाइजर्स केमिकल से बन रहे हैं तो इनकी मदद से क्या होगा? पानी ख़राब हो जाएगा, उसका वाटर क्या हो जाएगा? हमारा पोल्यूशन हो जाएगा। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल वी हैव टू यूज सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर विथ ऑर्गेनिक मैन्योर। और इसीलिए हमें क्या नीड पड़ी कि हम जो फर्टिलाइजर्स थे उनकी जगह पे हम किसका यूज़ लेने लग जाए? ऑर्गेनिक मैन्योर। और जब सोचो, तुम खुद सोचो ना कि इतने सालों पहले जब फैक्ट्रीज तो अभी बनी है, अभी फर्टिलाइजर्स बनने लगे, लेकिन 1000-2000 साल पहले जब फर्टिलाइजर्स नहीं हुआ करते थे तो मिट्टी के अंदर क्या डाला जाता था? हमारा वही खाद वाल, जो देसी खाद होती वो डाली जाती थी। देसी खाद के अंदर क्या क्या आ गया? हमारा गोबर आ गया, या फिर हमारा जो प्लांट का वेस्टेज था, हमारे जो खाने का वेस्टेज था, वो सारा ही तो यूज़ ले रहे थे। और इससे पहले कभी जो सॉइल था उसमें फर्टिलिटी लूज़ नहीं हुई, लेकिन जैसे जैसे हमने क्या करा, ये चीज़ें यूज़ लेने लगे, फर्टिलाइजर यूज़ लेने लगे, उससे क्या हो गई? हमारी सॉइल की फर्टिलिटी कम हो गई। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और ऑर्गेनिक मैन्योर्स को यूज़ लेना चाहिए। फर्टिलाइजर्स तो यूज़ ले लो, लेकिन इतना भी मत लो जिससे तुम्हारी मिट्टी है वो ख़राब हो जाए। द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव्स द सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। और ऑब्वियस सी बात है कि जो मैन्योर है ना, मतलब तुम खुद सोचो कि मैन्योर है ना फर्टिलाइज़र से इतना नेक्स्ट लेवल पे बेस्ट है कि जो आपको फर्टिलाइज़र प्रोवाइड कर रहा है ना, मान रहा हूँ फर्टिलाइज़र आपको एक टेम्पररी टाइम के लिए बहुत जल्दी रिजल्ट दे देगा, लेकिन एट द एंड लंबे टाइम के लिए आपको सबसे बेस्ट जो चीज़ रहेगी वो आपकी देसी खाद ही रहेगी, आपका मैन्योर ही रहेगा। आपकी जो खाद है, गोबर वाली खाद है, वही ज़्यादा बेस्ट रहेगी। एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। और इसकी जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि जो यूरिया होता है ना, यूरिया फिर फर्टिलाइजर्स होते हैं, वो मतलब पाउडर की शेप में होते हैं। आपने देखे होंगे जो वाइट कट्टे होते हैं, वो यूरिया के होते हैं। जो गांव के बच्चे हैं वो काफ़ी रिलेट कर पाएंगे इससे। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि वो तो पाउडर हो गया, लेकिन अगर आप क्या डालते हो? मैन्योर डालते हो। अगर आप खाद डालते हो तो खाद खुद एक मिट्टी की तरह जैसी चीज़ हो गई, तो वो क्या करेगा? उसका टेक्सचर इंप्रूव कर रही है और वाटर को अच्छे से रिटेन कर पाएगी। गोबर के ऊपर पानी डाल के देखना, वो बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन वही आप उतना का उतना आप फर्टिलाइजर लेना और उसके ऊपर पानी डालना, वो कम एब्जॉर्ब कर पाएगा। Another method of replenishing the soil with the nutrients is थ्रू क्रॉप रोटेशन। और ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि आप न्यूट्रिएंट्स को कैसे बचा सकते हो? क्रॉप रोटेशन का मतलब ऐसा नहीं कि एक क्रॉप उठाई और दूसरे को घुमा दिया, ऐसा नहीं। इसमें क्या होता है, एक साल आप एक तरह की क्रॉप उगाते हो, दूसरे साल आप दूसरी तरह की क्रॉप उगाते हो, और तीसरे साल वापस आप सेम रिपीट करना चाहो तो कर दो, या फिर दूसरी क्रॉप उगा लो। मीन्स क्रॉप रोटेशन क्या हो रहा है कि आप हर अगले साल या फिर अगले टाइम में जब आपको क्रॉपिंग करनी है, जब भी आपको बीज बोने, तो आप अलग अलग तरह के बीज बो। इससे क्या होगा? सॉइल के न्यूट्रिएंट्स बचे हुए रहेंगे। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटिवली। वही बात जो मैंने बताई कि ये किसकी मदद से हो सकता है? आप डिफरेंट क्रॉप्स उगाओ, अल्टरनेटिव, अलग अलग तरीके से, एक के बाद एक। अर्लियर फार्मर्स इन द नॉर्दर्न इंडिया यूज टू ग्रो लेग्यूम्स एज अ फोल्डर इन वन सीजन एंड वीट इन द नेक्स्ट। और उससे पहले क्या होता था
एक हमारा जो नॉर्दर्न इंडिया, हमारा जो नॉर्थ का इंडिया है, जहाँ पे हम राजस्थान वगैरह की बात हो रही है, यहाँ पे राजस्थान यूपी वगैरह की बात हो रही है, इसमें क्या होता है कि एक टाइम में तो हम ये यहाँ पे क्या उगाते हैं, लेग्यूम्स उगाते हैं, एक टाइम में क्या हम उगाते हैं, वीट उगाते हैं। इससे क्या हुआ, एक टाइम आपने लेग्यूम्स उगाई तो उसमें न्यूट्रिएंट्स अलग नीड हुई, एक टाइम वीट में अलग नीड्स हुई, तो वो एक दूसरे को रिप्लेस कर पा रहे, एक साइकिल की तरह चल रहा है। दिस हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विद द नाइट्रोजन। इससे वो नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है, क्योंकि आपने अलग अलग तरह के क्या उगाया है, क्रॉप्स उगाई है। फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस, और फार्मर्स को बहुत ही ज़्यादा एनकरेज किया जा रहा है, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करा जा रहा है कि वो भी इसी तरह करें, एक बार कुछ और उगाए, एक बार कुछ और उगाए, जिससे क्या बचा हुआ रहे, न्यूट्रिएंट्स बचे हुए रहे। एंड द प्रीवियस क्लास, अगर आपको याद हो, यू हैव लर्नड अबाउट द राइजोबियम बैक्टीरिया। अगर आपको पिछली क्लास याद है तो आपने एक नाम सुना होगा, राइजोबियम बैक्टीरिया। अब ये किस में प्रेजेंट होता है, दीज आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ द रूट्स एंड ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। ये किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जितने भी हमारे लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं। अगर आपको ये काफ़ी ज़्यादा हायर टर्म हो गई है, अभी आपकी छोटी क्लासेस में नहीं आती, बट जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उसके जड़ों के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। दे फिक्स द एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन, और ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर जो आपके वातावरण के अंदर जो नाइट्रोजन है ना, उसको फिक्स करने का काम करते हैं। तो यह ध्यान रख लेना एग्जाम में, आज वैसे तो आएगा नहीं क्योंकि ये हायर स्टडीज़ का है, बट फिर भी राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, वो लेग्यूमिनस प्लांट्स के जड़ों में होता है, और वो क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है। अब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ चुका है, डिफरेंस बिटवीन आपके फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। ये काफ़ी आरबीसी के अंदर 3 से 4 बार रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले 5 साल के अंदर ये 4 बार क्वेश्चन आ चुका है। क्या कि फर्टिलाइजर और मैन्योर के बीच में डिफरेंस क्या है, अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी ये टेबल के रूप में याद कर लेना, नोटबुक में लिखना चाहो तो लिख लेना, नोट्स में लिखना चाहो तो लिख लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 110% चांसेस है कि आएगा। फर्टिलाइजर इज़ अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। फर्टिलाइजर क्या होगा, मैन मेड मीन्स हमने, मानव ने इसको बनाया है, एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट। जबकि मैन्योर क्या है, मैन्योर एक नेचुरल सब्सटेंस है ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग। आपके जो गाय का गोबर होता है उससे, और प्लांट का जो रेड्यूस है, प्लांट का जो बचा हुआ कुछ माल है, उससे मिलके बनता है कौन, मैन्योर, मतलब खाद। और फर्टिलाइजर हमने, मानव ने बनाया। फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर को फैक्ट्रीज के अंदर प्रिपेयर करा जाता है। मैन्योर्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स, और मैन्योर को हम फील्ड्स मतलब हमारे खेत के अंदर ही बना सकते हैं। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइजर ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करा देता है। आपको ह्यूमस का मतलब हो गया आपको मॉइस्चर, मीन्स नमी प्रोवाइड नहीं कराता है। फर्टिलाइजर ह्यूमस प्रोवाइड नहीं कराता, बट जो मैन्योर्स है वो क्या करेगा, लॉट्स ऑफ ह्यूमस प्रोवाइड करेगा, बहुत सारी क्या नमी प्रोवाइड करेगा, किसको, मिट्टी को। सॉरी, फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो काफ़ी रिच होते हैं, किसके अंदर, नाइट्रोजन के अंदर, फॉस्फोरस के अंदर, पोटेशियम, एनपीके जिसकी बात करें ना अपन, एनपीके, नाइट्रोजन, पी मतलब फॉस्फोरस, के मतलब पोटेशियम। तो जो फर्टिलाइजर्स होंगे वो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम के अंदर रिच होंगे। बट जो मैन्योर होगा वो लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स तो होगा बट इतना नहीं होगा जितने अपने को नीड है। ठीक है, समझ में आया। तो फर्टिलाइजर टेम्परेरी सॉल्यूशन अच्छा है कि अगर आपको जल्दी रिजल्ट देखना, फास्ट रिजल्ट देखना, तो आप फर्टिलाइजर का यूज़ ले लो। क्यों, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी वेरी रिच, मीन्स बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। बट मैन्योर के अंदर इतने न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, होते तो हैं बट किसके कंपेरिजन में, फर्टिलाइजर के कंपेरिजन में कम होते हैं। बट आगे चल के नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो जाता है फर्टिलाइजर का। अब देख लेते हैं, ये इसने डिफरेंस बता दिया कि फर्टिलाइजर और मैन्योर के बीच में डिफरेंस क्या है। एक बार अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, बाकी आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ होगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। नाउ एडवांटेज ऑफ मैन्योर। अब हमने ये तो देख लिया कि फर्टिलाइजर जल्दी काम कर रहा है, काफ़ी रिच हो रहा है, लेकिन मैन्योर का एडवांटेज क्या है ये तो देखो। मैन्योर कितना फ़ायदेमंद है ये तो देखो। क्या क्या फ़ायदा है, इट एनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इसमें वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि जो आपका जो मैन्योर होता है, आपकी जो खाद होती है वो काइंड ऑफ सिमिलर होती है, किससे, मिट्टी से ही सिमिलर होगी। तो वो क्या करेगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज करेगी। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम इजीली। अब ये क्या करेगा, सॉइल के कुछ पोर्स ओपन कर देगा। कुछ पोर्स ओपन करने से क्या हुआ, उसमें जो गैसेज है ना वो इजीली एक्सचेंज हो पाएगी। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। और ऑब्वियस ये बात है, मैन्योर खाद हो गई तो इसके अंदर जो फ्रेंडली माइक्रोब्स है, आपके जो अच्छे माइक्रोब्स है, उनका नंबर इंक्रीज कर देगा। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। और ये क्या करेगा, टेक्सचर भी इम्प्रूव करेगा, सॉइल का टेक्सचर भी इम्प्रूव करेगा। ऑब्वियस सी बात है, रीज़न क्योंकि इट इज़ मोर लाइकली सॉइल, तो इससे टेक्सचर भी इम्प्रूव होगा। तो अभी तक हमने देखा कि हमारे मैन्योर एंड फर्टिलाइजर के बीच में डिफरेंस क्या। नाउ
अब हम डिस्कस करेंगे इरिगेशन के बारे में। तो हमने ये देख लिया कि बीज बोएंगे कैसे। बीज बोने से पहले हमने क्या क्या प्रोसेस करनी पड़ेगी। हमें मिट्टी को लेवल इक्वल करना पड़ेगा, मिट्टी का लेवल इक्वल करना पड़ेगा। मिट्टी का लेवल इक्वल कर दिया, मिट्टी के अंदर उसको मिक्स करना पड़ेगा, मिट्टी को ऊपर नीचे करना पड़ेगा, अनइवन को इवन करना पड़ेगा, फिर बीज डालने पड़ेंगे। बीज डालने के बाद अपन क्या डालेंगे, खाद डालेंगे, खाद के बाद फर्टिलाइज़र डालना चाहो तो डालोगे। अब ये सब होने के बाद में जब बीज अंदर जा चुका है मिट्टी के अंदर, फर्टिलाइज़र डल चुके हैं, ये मिट्टी थी, ये मिट्टी थी, मिट्टी के अंदर बीज जा चुके हैं, सब हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब पानी भी तो डालोगे, पानी से सिंचाई भी तो करोगे। तो नेक्स्ट हम यही डिस्कस करेंगे कि सिंचाई कैसे होती है। सो इरिगेशन क्या होता है, ऑल लिविंग्स बीइंग्स नीड वाटर टू लिव। जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सबको किसकी ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए। वाटर इज़ ए इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो वाटर है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉपर ग्रोथ के लिए भी और डेवलपमेंट के लिए भी। वाटर इज़ एब्जॉर्ब बाय प्लांट रूट्स, और जो वाटर है वो किसकी मदद से एब्जॉर्ब होता है, हमारी प्लांट रूट्स की मदद से एब्जॉर्ब होता है। अलॉन्ग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब। जो पानी के साथ साथ मिनरल्स भी एब्जॉर्ब हो रही और फर्टिलाइजर्स भी एब्जॉर्ब होंगे। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% ऑफ वाटर, और जो प्लांट्स होते हैं ना उसमें 90% तो केवल वाटर होता है। मतलब अपने को जो पौधा दिख रहा है ना, हम जिसकी बात करें, लीव्स हो गई, चाहे आपका तना हो गया या जो भी होता है, उसमें 90% तो केवल पानी है। तो क्या हो गया, इसका मतलब क्या होगा कि वाटर इज़ एसेंशियल। इसलिए वाटर क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल हो गया प्लांट्स के लिए। बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक्स प्लेस अंडर ड्राई कंडीशंस। जर्मिनेशन, अगर जो बीज बोया है उसका जो जर्मिनेशन होगा ना, वो बिना पानी के जर्मिनेशन हो ही नहीं सकता है। मीन्स जो पौधा बनेगा किससे, बीज से जो पौधा बनेगा वो बिना पानी के पॉसिबल नहीं है। अंडर ड्राई कंडीशंस मीन्स सूखी अवस्थाओं में वो बन ही नहीं सकता है। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व्ड इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। और जो न्यूट्रिएंट्स है ना वो पानी की मदद से ही, पानी के अंदर डिजॉल्व होके ही हर एक पार्ट पे जा पाते हैं। लेट सपोज ये मेरा पौधा है, ये अब जो पानी होगा ना, पानी के अंदर क्या हुआ है, पानी के अंदर पहले क्या मिक्स हुआ है, न्यूट्रिएंट्स मिक्स हुए हैं, और न्यूट्रिएंट्स मिलके ही पानी जैसे जैसे ऊपर गया और पत्तियों में गया तो जो न्यूट्रिएंट्स थे वो मेरे सारे चले गए विद द हेल्प ऑफ वाटर। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। अगर जैसे जैसे गर्म हवाएं चलेगी उससे भी कौन बचाएगा आपको, पानी ही बचाता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ। और अगर मुझे मॉइस्चर मेंटेन करना, अगर मुझे नमी मेंटेन करनी है किसकी, मिट्टी की, फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड्स हैव टू बी वाटर रेगुलरली। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, उसमें हमारे जो फील्ड्स है, हमारा जो खेत है, उसके अंदर हमें टाइम टू टाइम क्या करना पड़ेगा, वाटरिंग करनी पड़ेगी, हमें पानी डालना पड़ेगा। द सप्लाई ऑफ वाटर The supply of water to crops at regular intervals is called irrigation. तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इरीगेशन की डेफिनेशन क्या हुई, द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स एट अ रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरीगेशन। टाइम पे एक रेगुलर इंटरवल मीन्स एक टाइम निश्चित इंटरवल के अंदर हमें क्रॉप्स को पानी देना ही हमारा इरीगेशन का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। अब हर एक टाइम और जो फ्रिक्वेंसी है, मीन्स मुझे कब कब पानी देना है, किस समय पानी देना है, वो किस पे डिपेंड करता है, किसके ऊपर निर्भर करता है। इट वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। वो क्रॉप पे डिपेंड करेगा कि उसको कितना पानी चाहिए। सॉइल टू सॉइल, वो सॉइल पे डिपेंड करेगा कि मुझे कितना पानी चाहिए। सीज़न टू सीज़न, मुझे सीज़न पे डिपेंड करेगा कि मुझे कितना पानी देना है। क्योंकि बारिश के टाइम, जब बारिश का टाइम है तब आप क्या वहाँ पे कुएं से पानी ला के थोड़ी डालोगे, क्योंकि ऑलरेडी हमें बारिश से पानी मिल रहा है। तो सीज़न पे भी डिपेंड करेगा, सॉइल पे भी डिपेंड करेगा। सोचो अगर सॉइल ही ऐसी है हमारे पास जिसमें पानी बहुत ज़्यादा टिका हुआ रह जाए तो आप बार बार पानी डालोगे क्या, नहीं डालोगे। वहीं पे हमें राजस्थान जैसी जगह की बात करता हूँ जहाँ पे सॉइल का कंकरीली है, जहाँ पे बहुत सारे कंकर है, तो वहाँ पे अपने को पानी बार बार डालना पड़ेगा। क्रॉप पे भी डिपेंड करेगा। अगर आप सोचो वाटरमेलन है, वाटरमेलन को आप थोड़ा सा पानी दोगे तो क्या वो सर्वाइव करेगा, उसमें बहुत सारा पानी डालना पड़ेगा ताकि भी वो वाटरमेलन सर्वाइव कर पाएगा। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हायर। ऑब्वियस सी बात है, गर्मी में क्या होता है, पानी भाप बन के उड़ जाता है, तो इसलिए मुझे क्या करने का, वाटरिंग हायर करनी पड़ेगी, मुझे बार बार पानी डालना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी मुझे ज़्यादा रखनी पड़ेगी। वाई इज सो? कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीजिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल एंड द लीव्स? क्या इसका रीज़न यही है कि हमारे यहाँ पे इवेपोरेशन हो रहा है, मीन्स पानी बढ़कर उड़ रहा है, बनकर उड़ रहा है, ये क्या ये रीज़न है? अब ये बूझो वापस आ गया सिर खुजलाता। ये पूछ रहा है कि आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट
वाटरिंग द आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स। मैं इस बार क्या हूँ, काफ़ी ज़्यादा केयरफुल हूँ किसको, वाटरिंग प्लांट्स को वाटरिंग करने के लिए। लास्ट समर माई प्लांट्स आर ड्राइड अप एंड डाइड। लास्ट समर क्या हुआ, पिछली गर्मी में मेरे साथ क्या हुआ कि जो मेरे प्लांट्स थे वो ड्राई हो गए, सूख गए और मर गए। अब ये पूछ रहा है, अब हम बात कर रहे हैं सोर्स ऑफ इरीगेशन की। हमारे पास क्या क्या सोर्सेज है इरीगेशन करने के लिए, हमारे पास सिंचाई करने के लिए क्या क्या सोर्सेज है। तो सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक, रिवर, डैम्स एंड कैनल्स। हमारे पास वेल्स है, कुएँ है, ट्यूबवेल है, तालाब है, नदियाँ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे पास, डैम्स है, ये सारे क्या हमारे पास इरीगेशन करने के सोर्सेज है। अब बात कर लेते हैं हम ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड क्या है इरीगेशन करने का, सिंचाई करने का पारंपरिक तरीका क्या है। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, हमारे जो कुओं में पानी होता है, लेक्स में पानी होता है, जो कैनाल्स में पानी होता है, वो क्या किया जाता है, लिफ्टेड अप किया जाता है, उसको ऊपर उठाया जाता है बाय डिफरेंट मेथड्स इन द डिफरेंट रीजन्स फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड्स। इसको पानी, जैसे कुएं में पानी था या फिर तालाब में पानी था, तो मैंने क्या करा, इसको पानी को ऊपर लिया और बाद में सिंचाई कर दी। द कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज्ड इन दीज मेथड्स। हमें क्या तो कैटल, किसी जानवर की ज़रूरत पड़ती है या फिर ह्यूमन लेबर की ज़रूरत होती है इस तरह की चीज़ों को करने के लिए। सो दीज मेथड्स आर चीपर। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं जानवर का यूज़ ले रहा हूँ या ह्यूमन का यूज़ ले रहा हूँ तो काफ़ी चीप हो जाएगा, क्योंकि जानवर हमारे पास होता ही है। हमारे पास नहीं, मतलब पुराने टाइम में सबके पास एक गाय, बेल ये तो होती थी, तो सस्ता पड़ गया इनके लिए। सो दीज मेथड आर चीपर, तो ये सस्ते हो गए बट लेस एफिशिएंट। लेकिन लेस एफिशिएंट है क्योंकि इतना ज़्यादा अमाउंट में हम इससे काम नहीं निकलवा सकते। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर मोट, पुली सिस्टम एंड चेन पम्प। अब हम पहला जो दे रखा हमें मोट एंड चेन पम्प, ये हमें दो कीमन है। सबसे पहले अपन देख लेते हैं मोट क्या होता है। मोट के अंदर क्या होता है, आप क्या करते हो, कुएं के अंदर रस्सी बांधते हो और उसके अंदर बाल्टी लगा के या फिर बड़ा सा ड्रम लगा के कुएं में डालते हो और उसको खींचते हो। खींचोगे तो पानी ऊपर आ गया, और पानी ऊपर आ गया तो हम क्या करेंगे, इसमें से पानी गिरा के वाटरिंग कर देंगे। ये आपको इमेज में जैसे शो हो रखा है। सेकेंड हमें चेन पम्प। चेन पम्प में क्या होगा, चेन पम्प में होता है एक चक्रा लगा हुआ होगा। अब जैसे जैसे आप इसको खींचोगे, चक्रा घूमेगा तो पानी नीचे से आया, ये ऊपर गिरा, पानी नीचे से आया, ऊपर गिरा, पानी नीचे से आया, ऊपर गिरा, और यहाँ से इरीगेशन हो जाएगा। फिर हमें अगला कीमन है ढेकली। ये रहा हमारा ढेकली। ढेकली में भी सेम वो काइंड ऑफ प्रोसेस है, और इसमें एक साइड में पत्थर लग जाएगा और काम हो जाएगा। मैं इनके इमेजेस बाद में शो कर दूंगा, आपको वीडियोस बता दूंगा कि ये सारी चीज़ें वर्क कैसे करती है। एक है हमारा राहत, एक होता है लीवर सिस्टम, ये रहा राहत। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे बेल जैसे जैसे घूमेगा तो ये वाला पहिया घूमेगा, और पहिए के हर एक जगह पे बाल्टी लगी हुई है। तो जैसे जैसे ये बेल घूमा, पहिया घूमा, तो अंदर से पानी भरा, पानी ऊपर गया, ये पानी ऊपर गया और इधर आके गिर गया, पानी भरा आया गिर गया, पानी भरा आया गिर गया। तो ये क्रॉस चलती रहती है। इनके मैं एक एक वीडियोज़ डाल दूंगा बाद में, तो वो वीडियोज़ देख लेना। पम्प्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर। पम्प्स का मोस्ट काम यही है कि हम पानी को लिफ्ट करें, मतलब ऊपर उठाएं। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी यूज टू रन दीज पम्प्स। और इन पम्प्स का यूज़ लेने के लिए किसका यूज़ होता है, डीजल का यूज़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है, सोलर एनर्जी और बायोगैस का यूज़ होता है। ये तो हमारे हो गए कौन से मेथड, ट्रेडिशनल मतलब पुराने मेथड, जो आजकल को आपने नहीं देखे होंगे, तभी आपको आइडिया नहीं लग पा रहा है कि इस तरह की चीज़ें एग्जिस्ट करनी करती है। ये बहुत कम देखने को मिलते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं मॉडर्न मेथड्स की, मतलब नए मेथड्स कौन कौन से। Modern methods of irrigation help us to use water economically. The main methods are used as follows. ये हमें इकोनॉमिकली हेल्प करते हैं, मीन्स काफ़ी अच्छे इफ़ेक्टिव, मतलब सस्ते भी होंगे और ईजी टू यूज़ होंगे। सबसे पहला हो जाएगा स्प्रिंकलर सिस्टम। तो एग्जाम में पूछ लेता है कि मॉडर्न मेथड कौन से है, तो सबसे पहले आप लिख के जाना स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, दिस सिस्टम इज अ सिस्टम मोर यूजफुल ऑफ अनइवन लैंड वेयर द सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। ऐसी जगह पे यूज़ होता है जहाँ पर पानी की सप्लाई अनइवन हो और वाटर अवेलेबल ज़्यादा नहीं हो। द perpendicular pipes having the rotating nozzles on the top are joined to the main pipeline at a regular intervals. When the water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of pump, it escapes from the rotating nozzles. It gets sprinkled on the crop as it is raining. Sprinkler is very useful for lawn, coffee plantation and several other crops. अब ये क्या होगा, स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, एक ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे पाइप लगे हुए होंगे, पाइप से एक और पाइप अटैच होगा जिसके ऊपर एक नोज़ल लगी हुई होगी, ये नोज़ल लगी हुई है, ये नोज़ल लगी हुई है। अब हुआ क्या, जैसे ही यहाँ से पानी आया वो सब में जाएगा, इस पाइप में गया और इस पाइप से इस पाइप में गया,
इस पाइप में गया, ये सारे पाइप में जा चुका है, ये ऐसे पानी चला गया। और यहाँ पे क्या लगे हुए, एक नोज़ल लगी हुई होगी, ये नोज़ल लगी हुई है, और जैसे ही पानी प्रेशर से निकला इस नोज़ल से ऐसे बूंदे गिरेगी। अब ये जब बूंदे गिरेगी तो हमें कैसा फील होगा, नोज़ल से जब पानी निकलेगा तो हमें ऐसा फील होगा कि यहाँ पे क्या हो रही है, बारिश हो रही है। इट फील्स लाइक इट इज़ रेनिंग, ये लिखा हुआ है ऑन द क्रॉप एज इट इज़ रेनिंग, ऐसा लगेगा कि यहाँ पे बारिश हो रही है। और स्प्रिंकलर का यूज़ कहाँ होता है, लॉन्स में होता है, कॉफ़ी होता है, प्लांटेशन और ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे हमें पानी की शॉर्टेज है या फिर हमें रेगुलर सप्लाई नहीं है पानी की। फिर होता है हमारा ड्रिप सिस्टम। हम ड्रिप सिस्टम में क्या होगा, इट इज़ द सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स, सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि ड्रिप सिस्टम क्या है, तो अंडरलाइन कर लेते हैं इसको। इसके अंदर क्या होता है, जो वाटर है ना वो सीधा कहाँ जाएगा, डायरेक्टली नियर द रूट्स, डायरेक्ट नियर रूट्स पे चला जाएगा। अब इसमें भी वही चीज़ थी, यहाँ पे तो हमने पाइप लगा के नोज़ल लगा के ऊपर से पानी डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये जो पाइप है वो सीधा अंडरग्राउंड गया, अंडरग्राउंड जाके यहाँ पे हमने इसको लेटा दिया। अब ये क्या होगा, एक बूंद गिरी डायरेक्ट जड़ में, एक बूंद गिरी डायरेक्ट जड़ में, एक बूंद गिरी डायरेक्ट जड़ में, मतलब ये ड्रॉप वाइज जा रहा है। और सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, ये जो हमारा ड्रॉप गई ना वो सीधे जड़ में गई और जड़ में हमारा पानी भी बच गया और जल्दी अवेलेबल हो गया, किसको, डायरेक्ट हमें रूट्स में चला गया। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर द वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स, ट्रीज़, और ये सबसे बेस्ट टेक्निक मानी जाती है वाटरिंग फ्रूट को वाटरिंग करने में, प्लांट्स को वाटरिंग करने में। इट इज़ अ बून इन द रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर, और ये सबसे शानदार काम कब करेगा, ये उसके लिए वरदान है, ऐसे रीजन्स के लिए वरदान है जहाँ पर पानी की शॉर्टेज कम है, जैसे कि राजस्थान। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हम वाटर सप्लाई ऐसे छोड़ दी और यहाँ से एक एक ड्रॉप जाती गई और सीधे जड़ों में गई है, तो ज़्यादा भी पानी वेस्ट नहीं हुआ और सीधा जड़ों में को पानी मिल चुका है। अब प्रोटेक्शन ऑफ फ्रॉम द वीड्स, अब हम क्या करेंगे, वीड से बचाएंगे, मीन्स हमारा जो हानिकारक जो कीट है उनसे हम बचाएंगे, किसको, प्लांट्स को। हमने पानी भी दे दिया, अब जर्म्स हो गए, हमारे वीड्स हो गए, उनसे हम इनको बचाएंगे। तो हम बात कर रही कि हम इनको वीड्स से कैसे बचा सकते हैं, हार्मफुल जो खरपतवार है उनसे हम कैसे बचा सकते हैं। बोजो एंड पहली वेंट टू a nearby wheat field and saw that there were some other plants in the field growing along with the wheat plants। जब ये जो आपके बोजो एंड पहली एक वीट फील्ड में गए, गेहूँ के खेत में गए, तो उन्होंने ये देखा कि काफ़ी अदर प्लांट्स भी उगे हुए हैं वीट के साथ में, जो कि उनके पास में ही थे। हैव दीज प्लांट्स एवर बीन प्लांटेड पर्पजली, क्या इनको ज़बरदस्त जानबूझकर उगाया गया। इन द फील्ड मेनी अनडिज़ायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप, लेकिन बहुत बार क्या होता है, हमारी जो फील्ड होती है, हमारा जो खेत होता है, उसके अंदर अनडिज़ायरेबल मीन्स अनचाहे प्लांट्स भी उग जाते हैं नेचुरली, किसके साथ में, क्रॉप्स के साथ में। दीज अनडिज़ायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स, और इन्हीं अनडिज़ायरेबल जिसको हमको ज़रूरत नहीं थी, हमें तो क्या उगाने थे, हमें तो केवल गेहूँ उगाने थे, लेकिन उसके आसपास में एक ऐसे प्लांट्स भी उग गए जिसकी हमें नीड नहीं थी, और उन्हीं प्लांट्स को हम क्या कह देते हैं, वीड्स कह देते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग, और इन वीड्स को निकालना, इन खरपतवारों को निकालना ही क्या कहलाता है, वीडिंग कहलाता है। द वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कम्पीट विद द क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट। तो वीडिंग क्या होगा, इज़ नेसेसरी, ये हमें नीड, ज़रूरत क्यों है, इतनी इसकी ज़रूरत क्यों है, क्यों, क्योंकि जो क्रॉप जो होगी ना, जो हमारे जो हमें जिसको एक्चुअल में उगाना है, उनका वाटर हो गया, उनके न्यूट्रिएंट्स हो गए, उसका स्पेस हो गया और लाइट हो गई, ये सब भी तो वही खा गए। थस दे इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप, इसलिए ये क्या करेंगे, क्रॉप को इफेक्ट करेंगे। अब तुम खुद सोचो, तुम्हारे खुद के पास 2 केले थे, तुमको खुद को ग्रो करने के 2 केले की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन तुम्हारे जो हिस्से के केले थे वो कोई दूसरा बंदा आके खा रहा है जिसको तुम्हें उसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो क्या करोगे, तुम उस बंदे को हटाने की कोशिश करोगे। सिमिलरली यहाँ पे भी जो वीड्स है, यहाँ पे जो खरपतवार है, उनको भी हटाना ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि वो क्या क्या कर सकते हैं, आपके न्यूट्रिएंट्स को खा सकते हैं, आपके वाटर को खा सकते हैं, आपको स्पेस का यूज़ ले सकते हैं, आपकी लाइट्स का यूज़ ले सकते हैं। थस दे इफेक्ट द ग्रोथ, इसलिए आपकी ग्रोथ को इफेक्ट करेंगे, आपकी क्रॉप्स की ग्रोथ को इफेक्ट करेंगे। सम वीड्स आर इंटरफेयर इवन इन द हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस, और कुछ जो खरपतवार होती है, कुछ जो ऐसी वीड्स होती है वो क्या होती है, पॉइजनस भी होती है फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। तो हमारे लिए भी पॉइजनस होती है, एनिमल्स के लिए भी पॉइजनस हो सकती है, इससे हमें नुकसान पहुँचा सकती है। फार्मर्स अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। फार्मर्स बहुत सारे तरीके के क्या करते हैं, तरीके अपनाते हैं जिससे वो वीड्स को कंट्रोल कर सके और ग्रोथ को रोक सके। टिलिंग बिफोर द स्वॉरिंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प्स इन द अपरूटिंग एंड किलिंग द वीड्स। हम जो करते थे ना टिलिंग, मीन्स जो हम मिट्टी को ऊपर नीचे कर रहे थे, उससे क्या हो रहा था कि जो इनकी खरपतवार थी इनकी अपरूटिंग हो गई, मीन्स इनकी जड़ें बाहर निकल गई और जो खरपतवार थी वो मर गई।
विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल, और जो बाद में क्या हो सकती है, ड्राई होकर मिक्स हो जाएगी सॉइल में. द बेस्ट टाइम टू रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर द प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स. और वीड्स को सबसे बेस्ट करने का टाइम, रिमूव करने का टाइम क्या है, जब वो फ्लावर एंड सीड्स को प्रोड्यूस करे उससे पहले इनको हटा लो. द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड. और सबसे बेस्ट तरीका तो जो मैनुअल तरीका है, जो हम खुद यूज़ लेते हैं, वो कौन सा तरीका है, आप क्या करो, खुद से हाथ से इनको रिमूव कर लो, और या फिर इनके अपरूटिंग कर दो, मीन्स इनको जड़ों समेत बाहर निकाल के इनको कट कर दो, या फिर कट भी कर सकते हो. दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी. और इसकी मदद, ये किसकी मदद से होता है, खुरपी की मदद से होता है. मैंने जिसकी आपको फोटो बताई थी, एक बार वापस बता देता हूँ खुरपी कैसी होती है. ये इसकी मदद से हम क्या करते हैं, इनको रिमूव करते हैं. ए सीड ड्रिल इज़ ऑल्सो यूज टू अपरूट वीड्स. जो हमारा सीड ड्रिल होती है, जो हमने आपको पहले फोटो में बताई थी ना, सीड ड्रिल, जस्ट ए मिनट, ये जो सीड ड्रिल बताई थी ना आपको, इसकी मदद से भी हम खरपतवारों को निकाल सकते हैं. मीन्स जो हमारे एक्स्ट्रा प्लांट्स हैं उसको हम, वीड्स है जिसको हम निकाल सकते हैं. ओके, कहाँ पे थे अपन, यस, टिलिंग बिफोर हो गया था ये. यस, वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स. ठीक है, तो वीड्स को हम एक केमिकल से भी रिमूव कर सकते हैं, उनको कंट्रोल किया जा सकता है, जिसको हम बोलते हैं वीडिसाइड्स. वीडिसाइड्स क्या करते हैं, जैसे हमारे यूरिया वगैरह हम डाल देते हैं, वैसे क्या करेंगे हम, वीडिसाइड्स उन पे प्लांट्स पे छिड़क देंगे, तो हमारा जो क्रॉप है, जैसे हमारा गेहूं की क्रॉप थी, वो तो नहीं हटेगी, बट जो वीड्स थे, जो वीडिसाइड्स डालने पर जो वीड्स होंगे वो मर जाएंगे. दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल वीड्स. और इनको क्या किया जाता है, स्प्रे किया जाता है. ये देखो, ये जो बंदा है क्या कर रहा है, इसके पीछे वो कुछ लगा हुआ है, पंप लगा हुआ है, इसकी मदद से ये क्या कर रहा है, वीडिसाइड्स को क्या कर रहा है, ये स्प्रे कर रहा है, जिससे हमारी क्रॉप्स तो बच जाएगी, बट जो एक्स्ट्रा क्रॉप्स है, कौन सी एक्स्ट्रा क्रॉप्स नहीं, एक्स्ट्रा वीड्स है, वो मर जाएगी. दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप. ये क्रॉप्स को डैमेज नहीं करेंगे. द वीडिसाइड्स आर डाइल्यूटेड विथ वाटर टू एक्सटेंड रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड्स विद स्प्रेयर. और इसको स्प्रेयर की मदद से अपन वाटर में मिला के कर देते हैं स्प्रे. डू वीडिसाइड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वीडिंग स्प्रे. ये पूछ रहा है कि क्या जो वीडिसाइड्स है वो हमें जो हैंडल कर रहा है, मतलब ये जो बंदा है, क्या ये इसको नुकसान पहुंचा रहा है वीडिसाइड्स. एज ऑलरेडी मैंशनड, द वीडिसाइड आर स्प्रेड ड्यूरिंग द vegetative growth of weeds before flowering and seed formation. Spraying of weedicides may affect the health of farmers, so they should be used these chemicals very carefully. They should cover their nose and mouth with the piece of cloth during the spraying of these chemicals. अब सीधी सी बात ये है कि आप क्रॉप्स को तो नुकसान नहीं पहुंचा रहे, कि वीडिसाइड क्रॉप्स को नुकसान नहीं पहुंचा रही, बट जो ह्यूमन है, जो इनको डाल रहा है, जो इनको छिड़क रहा है, जो इसको स्प्रे कर रहा है, उसको ये नुकसान पहुंचा सकती है. इसलिए उसको क्या करना चाहिए हमेशा, देखो इसने क्या कर रखा है, अपना मुंह को कवर कर रखा है, ताकि इसके जो माउथ है और इसकी नोज़ है उसके अंदर ये पेस्ट, ये वीडिसाइड्स है, वो नहीं जाए. नाउ वी टॉक अबाउट द हार्वेस्टिंग. अब अपन बात करेंगे हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग क्या होता है, हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप इज़ ए इम्पोर्टेंट टास्क. द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग. अब हमने बीज बो लिए, पानी डाल दिया, वीडिसाइड्स डाल दिए, ग्रोथ हो गई. अब जैसे ही वो पूरे मैच्योर हो गए, मीन्स प्लांट्स हमारे बड़े हो चुके हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा. खेतों में तो रोकोगे नहीं तुम लोग, उनको कट करके मार्केट में बेचना है, तो उसी कट करने की प्रोसेस को, जब वो पूरी तरह से बड़े हो जाए, उसको कट करने की प्रोसेस ही हमारी क्या कहलाती है, हार्वेस्टिंग कहलाती है. द हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप, तो एग्जाम में पूछ सकता है हार्वेस्टिंग की डेफिनेशन, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं एक बार, सॉरी. इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड. इसमें क्या होता है, जो हार्वेस्टिंग में क्या होता है, क्रॉप्स को पुल्ड आउट किया जाता है, उनको या तो पूरा उखाड़ लिया जाता है, या फिर जो उनका ग्राउंड होता है, जो हमारा जो ये जैसे ये मेरा प्लांट था, इसको यहाँ से कट कर देंगे, ग्राउंड से कट कर देंगे, या फिर इसको पूरा का पूरा उखाड़ लिया. ये लिखा हुआ है इज पुल्ड आउट, इसको मतलब पूरा का पूरा बाहर निकाल लिया जाता है. इट इज़ यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर द सीरियल टू मैच्योर. लगभग 3 से 4 महीने लगते हैं किसी भी सीरियल क्रॉप को तो मैच्योर होने के लिए, मतलब बड़ा होने के लिए, पूरी अच्छी तरह से पकने के लिए हमें 3 से 4 महीने होते हैं. हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज़ ईदर डन मैन्युअली बाय सिकल. इसको या तो सिकल की मदद से किया जाता है, या फिर मशीन की मदद से किया जाता है, हार्वेस्टर की मदद से किया जाता है. एंड द हार्वेस्टेड क्रॉप, द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड. जो ग्रेन सीड्स होती हैं उनको सेपरेट किया जाता है फ्रॉम द शाफ्ट.
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग, और इसको थ्रेशिंग किया जाता है. दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन, विच इज़ इन फैक्ट द हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेशर. और अब जैसे हमने जो क्या कहते हैं उसको, हमने क्रॉप बाहर निकाली. अब क्रॉप के अंदर क्या होगा, जैसे मान लो ये हमारी गेहूँ की क्रॉप थी, वीट था. अब वीट में क्या हुआ, जो उसके अंदर सीड्स होते हैं, हमारे काम के तो क्या है, केवल गेहूं के दाने हैं, लेकिन हमें साथ में क्या मिला, एक प्लांट भी तो मिला है. इसके अंदर हमें वो येलो सब प्लांट का भी पार्ट मिला है. तो हम क्या करेंगे, हमें केवल गेहूं के दाने निकालने के लिए, हमें केवल सीड्स निकालने के लिए एक प्रोसेस करनी पड़ेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग बोलते हैं. मीन्स मुझे केवल क्या चाहिए, एक बार मैं बता देता हूँ थ्रेशिंग क्या होगी. थ्रेशिंग देख लो, जिसको हम जुताई बोलते हैं. अब क्या हुआ, अब इसके ये तो मेरा पूरी की पूरी फसल थी, इसके हाथ में जो दिख रही है वो पूरी की पूरी फसल है, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, इस फसल के अंदर से पर्टिकुलर सीड्स चाहिए. तो मैं क्या करूँगा, इसको थ्रेशिंग करूँगा. मीन्स इसमें से बाहर निकालने के, मैं इसके अंदर बीज बाहर निकालूंगा. ये देखो, ये मेरे पास पूरा गेहूं का वो है, लेकिन मेरे काम के केवल क्या है, ये वाले बीज ही है. तो मैं क्या करूँगा, थ्रेशिंग करूँगा. मीन्स मैं ये जो बाहर का पार्ट है इसको फेंक दूँगा, और मुझे केवल अंदर के गेहूँ के दाने मिल जाएंगे. ये देखो, ये मेरे पास पूरा का पूरा गंटल था इसका, और इसमें से मैंने क्या निकाल दिया, केवल ये बीज निकाल दिए, मुझे केवल गेहूं के दाने मिल गए. ये तो हो गया मेरा शाफ, और ये हो गए मेरे ग्रेन. तो शाफ में से मुझे क्या निकालने हैं, ग्रेन निकालने हैं. मीन्स मुझे बीज बाहर निकालने हैं, मुझे गेहूं के दाने बाहर निकालने हैं. तो थ्रेशिंग क्या हुई, शाफ से ग्रेन निकालना. शाफ से ग्रेन निकालना ही क्या हो जाता है, हमारा थ्रेशिंग हो जाता है. एग्जाम में पूछ सकता है कि जो हमारा शाफ है उसमें से क्या करना, गेहूँ निकालना. एक बार मैं शाफ की और फोटो बता देता हूँ, जिसको हम भूसा बोलते हैं. ये हमारा शाफ हो गया, ये मेरा पूरा शाफ हो गया. शाफ में से मैं ये निकाल रहा हूँ, ठीक है. और ये किसकी मदद से किया जाता है, कंबाइन की मदद से. एक मशीन होती है जिसको हम कंबाइन बोलते हैं, ठीक है. फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू नॉट डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स एंड शाफ बाय विनोइंग. अब बहुत सारे जो फार्मर्स होते हैं आपके, अगर आप गाँव से बिलोंग करते हो तो आपके एक ऐसी मशीन होगी जिसके अंदर एक साइड से हम पूरे के पूरे शाफ को अंदर डालते हैं. शाफ जैसे अंदर गए तो एक साइड से तो भूसा बाहर निकल जाएगा, एंड एक साइड से हमारे बीज जो होंगे वो बाहर निकल जाएंगे. यू हैव ऑलरेडी स्टडी इन क्लास 6, आपने क्लास 6 के अंदर पढ़ लिया, ये ऐसा कह रहा है. तो ये जो विनोइंग प्रोसेस है वो किसकी एक प्रोसेस हो गई, ये एक हमारी थ्रेशिंग की प्रोसेस हो गई. फिर हम बात कर लेंगे स्टोरेज की. ये इतना कुछ काम का लग नहीं रहा है मुझे वैसे, बट लेट्स सी, अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मैं बाद में बता दूंगा. बट हम पहले चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं, स्टोरेज. अब हमने सारी चीज़ें कर ली, हमने थ्रेशिंग कर ली, हमने सारी चीज़ें बाहर निकाली, पानी पिला दिया, हमारा जो प्लांट्स थे वो भी ग्रो हो गए, मैच्योर हो गए, उनको काट भी दिया. काटने के बाद हमने बीज भी सेपरेट कर लिया, हमने गेहूँ भी बाहर निकाल दिया. अब क्या करेंगे, हम उनको स्टोर करेंगे. अब उनको कहीं पर हमें स्टोर करना तो पड़ेगा. स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ इम्पोर्टेंट टास्क. हमें प्रोड्यूस जो स्टोरेज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टास्क हो गया. जो हमने प्रोड्यूस करा उसका स्टोर करना भी एक इंपॉर्टेंट टास्क है. इफ़ हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर ए लॉन्गर टाइम, अगर हमने जो चीज़ हार्वेस्ट करी है उसको लंबे टाइम के लिए हमें उसको बचा के रखना है, उसको सेव करना है, दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर. और इनको कैसे बचाना होगा, मॉइस्चर से बचाना होगा, नमी से बचाना होगा, इंसेक्ट से बचाना होगा, चूहों से बचाना होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाना होगा. हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर. जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स होते हैं ना उसमें काफ़ी ऑलरेडी मॉइस्चर होता है, क्योंकि अभी हमने उसको रिसेंटली क्या करा है, बाहर निकाला है. इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, अगर आपने हार्वेस्टेड जो है, अगर आपने जस्ट उनको ज़मीन से निकाला है और अगर आप उसको डायरेक्ट स्टोर कर दोगे बिना सूखा है, तो दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाय ऑर्गेनिजम्स. तो वो क्या हो जाएंगे, खुद से ही सड़ जाएंगे, खुद से ही ख़राब हो जाएंगे, या फिर किसी ऑर्गेनिज्म से अटैक हो जाएगा, मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज़ ऑफ जर्मिनेशन. और उनको हम जर्मिनेशन के लिए यूज़ नहीं ले पाएंगे. हैंस बिफोर स्टोरिंग देम, इसलिए उनको स्टोर करने से पहले द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन. इसलिए सो आई वॉज सेइंग कि हमें क्या करना पड़ेगा, इनसे बचाना पड़ेगा. इसलिए हमें इनको मॉइस्चर जो था, मॉइस्चर को हटाना पड़ेगा. और मॉइस्चर से हटाने के लिए इनको प्रॉपर क्या करना पड़ेगा, द ग्रेन्स आर प्रॉपरली बी ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर. इसलिए इनको सूरज के अंदर, धूप के अंदर हमें इनको सुखाना पड़ेगा ताकि इनका मॉइस्चर सारा का सारा हट जाए. दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट, पेट्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई. और ये किससे बचाता है, अटैक बचाता है. जो आपके जो पेस्ट्स होंगे, इंसेक्ट होंगे, बैक्टीरिया हो गए और जो फंजाई होंगे, उनसे ये बचाएगा. ठीक है. अब जो हमारी ये है भोली, ये कहना चाह रही है कि
I saw my mother putting some dried neems in an iron drum containing wheat. I wonder why. ये कह रही है कि मेरी माँ को मैंने देखा some dried neem, जो नीम की पत्तियों को मैंने एक आयरन ड्रम के अंदर रखते हुए देखा containing wheat मतलब गेहूँ का जो ड्रम था उसके अंदर उसने उसकी माँ को नीम की पत्तियों को रखते हुए देखा। और वो पूछ रही है ऐसा क्यों, उसने मेरी माँ ने नीम की पत्तियाँ क्यों रखी। Farmers store some grains in jute bags or metallic bins. However, the large-scale storage of grains is done in silos and granaries to protect them from pests like rats and insects. अब बहुत सारे जो फार्मर्स होते हैं वो इनको जूट के बैग में रखते हैं, बोरियों में रखते हैं, ताकि एक लार्ज स्केल पे वो स्टोर कर सके और उनको बचा सके, किससे, इंसेक्ट और रेट से बचा सके। ड्राइड नीम्स लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम्स। अब ये एग्जांपल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया कि ड्राइड नीम का यूज़ क्यों किया, स्टोरिंग फूड्स एट होम। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउन्स स्पेसिफिक केमिकल्स ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हमने जो नीम की पत्तियों का यूज़ लिया था ना, वो इसीलिए लिया था ताकि हम उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड पेस्ट से बचा सकें, ठीक है। अब फूड फॉर एनिमल्स की बात हो रही कि जो एनिमल्स हैं उनके लिए फूड कौन सा है, सॉरी फूड फ्रॉम द एनिमल्स, माय बैड। ये पूछ रहा है कि एनिमल्स से फूड कौन सा होता है, हम एनिमल्स से कौन कौन से फूड यूज़ लेते हैं। अब ये कह रहा है कि मेक द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट। ये कह रहा है मिल्क हमें किस किस से मिलता है, वो सोर्सेज लिखने हैं, ठीक है, लिखे हुए हैं। और कोई तुम्हें आइडिया है जैसे फिश लिख देना या फिर फिश लिख देना या फिर एग लिख देना, इट डिपेंड्स ऑन यू, बट इट इज़ योर टास्क टू कंप्लीट दिस। After completing this table, you must have seen that like plants, animals also provides us different kinds of food. अब आपने देखा है कि plants तो हमें provide कर ही रहे, उसी के साथ साथ animals भी हमें बहुत अलग अलग तरह के foods provide करते हैं। Many people in living the coastal areas consume fish. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, fish consume करते हैं as a part of their diet। बहुत सारे लोग fish उनके मतलब डेली पार्ट है उनका कि उन्हें फ़िश तो खानी है, उनका डाइट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया, मेजर पार्ट हो चुका है। In previous classes, you have learned about that the food that we obtain from the plants, we have just seen that the process of crop production involves number of steps like selection of seeds, sowing, etc. Similarly, animals reared at home or in the farms have to be provided with proper food, shelter and care. वैसे ही जैसे हमें क्रॉप की हमने देखभाल करी अच्छे से, वैसे ही हमें क्या किसकी देखभाल करनी पड़ेगी, एनिमल्स की भी देखभाल करनी पड़ेगी कि उन्हें प्रॉपर फूड खिलाया जाए। अब अगर आप गाय रख रहे हो तो उसको खाना भी तो खिलाओगे, उसे प्रॉपर फूड दोगे, उसे प्रॉपर शेल्टर, उसे एक प्रॉपर आवास मिलाया जाए, उसको दिया जाए। जैसे आप हमारे जो गांव के अंदर जो बाड़े होते हैं वो इन्हीं के लिए होते हैं ताकि उसमें अच्छे से फूड प्रोवाइड कर सके, उनको शेल्टर प्रोवाइड कर सकते हैं और उनकी केयर भी करनी पड़ेगी। व्हेन दिस इज़ डन ऑन अ लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। और इसी को अगर हम लार्ज स्केल पे किया जाए, मीन्स हम बहुत सारी अगर गाय लेके आए, बहुत सारे एनिमल्स लेके आए और इसको लार्ज स्केल पे करें, उनकी केयर करें, उनको फूड प्रोवाइड करें, उनको शेल्टर दे, तो उसी को हम क्या बोल देंगे, एनिमल हस्बेंड्री बोलेंगे। अब ये जो है ये कह रही है कि फिश इज़ ए गुड फॉर हेल्थ। वी गेट कॉड लिवर ऑयल फ्रॉम द फिश विच इज़ रिच इन विटामिन डी। ये कह रही है कि विटामिन डी का गुड सोर्स क्या हो गया, फिश का एक ऑयल होता है, फिश के पास एक कॉड लिवर ऑयल होता है जो विटामिन डी के अंदर काफ़ी ज़्यादा होता है एंड रिच होता है, विच इज़ गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। सो ये हो गया हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट। तो एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये चैप्टर, तो मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगा तो आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो कि हमने इतनी देर में क्या क्या पढ़ा। तो काफ़ी छोटा चैप्टर है, इसमें हम देखेंगे क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे होता है, मैनेजमेंट कैसे होता है। सबसे पहले हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की बात करें। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या हुई, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में वही हुआ कि हमने एक क्रॉप को कल्टिवेट किया, कल्टिवेट मीन्स उगाया, और हमें एक लार्ज अमाउंट के अंदर क्रॉप मिली। फिर हमने देखा कि क्रॉप्स कितने टाइप्स की होती है, खरीफ होती है, रबी होती है। खरीफ जो होती है वो जून टू सितंबर होती है, रबी होती है वो अक्टूबर टू मार्च होती है। इनके एग्जांपल्स देख लेना, पेडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन। देखो मेरे पास इसका कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें ये याद करने ही पड़ेंगे, एग्जाम में पूछ ही लेंगे, तो आपको ये याद होनी चाहिए कि खरीफ क्रॉप्स कौन सी है, रबी क्रॉप्स कौन सी है। वो हो जाएगी वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। ये सारी खरीफ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है कि खरीफ, राइट द सम खरीफ एंड रबी क्रॉप्स। फिर आपने देखा कि बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हमें कौन कौन से बेसिक प्रैक्टिसेस करनी पड़ेगी। सबसे पहले अपन देखा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, हमें पहले सॉइल प्रिपेयर करनी पड़ेगी, सॉइल को लूज़ करना पड़ेगा। लूज़ करने के लिए हम अर्थवॉर्म्स, माइक्रोब्स का यूज़ लेते हैं। फिर हमने देखा
कि हमें टीलिंग करनी पड़ेगी, प्लाउइंग करनी पड़ेगी हल की मदद से। जो हमारा जो प्लाऊ होगा प्लाऊ की मदद से हम उसको टीलिंग करेंगे, लूज़ करेंगे सॉइल को, प्लाउइंग करेंगे मीन्स उस पर हल चलाएंगे। फिर हमने देखा था कि कुछ कुछ जो मिट्टी होगी वो ऐसे बड़े बड़े घेरे में होगी, बड़ी बड़ी बॉल्स के अंदर होगी, उसको हमको क्रश करना पड़ेगा, मीन्स उसको हम तोड़ना पड़ेगा, जिसको हम क्लम्स को क्या बोलते हैं कि हम क्रम्स को हम तोड़ देते हैं। फिर हम क्या डालते हैं, मिट्टी के अंदर मैन्योर डालते हैं, मीन्स खाद डाल देते हैं, और देख लेंगे आगे। फिर हमने देखा प्लाऊ क्या होता है। प्लाऊ का मतलब होता है एक हल का काम क्या हो गया, ये मैंने आपको फोटो बता दी थी और मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था कि हल का काम है उसको मिट्टी को इवन करना। फिर हमने हो ही देखा, हमने देख चुका, हो ऐसा होता है जिसके एक साइड में आयरन का लगा हुआ होता है, ये चाहे लकड़ी का भी हो सकता है और लोहे का भी हो सकता है। फिर हमने देखा कल्टीवेटर का भी वही काम है, सॉइल को इवन करना, जिसमें और ये जो कल्टीवेटर होता है वो हमारे हल से, हमारा जो प्लाऊ होता है उससे ज़्यादा बेस्ट होता है। फिर हमने देखा सॉइंग मतलब बीज को बोना। बीज को बोने से पहले हम सिलेक्शन ऑफ सीड्स करेंगे, मीन्स हम सेलेक्ट करेंगे कि हमारे बीज को अच्छे है कि नहीं, उसके लिए हमने एक टेस्ट देखा था कि आप एक मुट्ठी भर अनाज लो, मुट्ठी भर जो बीज है उसको पानी में डालो, जो बीज नीचे बैठ जाए वो अच्छे हैं, जो ऊपर तैरे वैरे जाए वो ख़राब है, क्योंकि वो खोखले हो चुके हैं, तो इसलिए वो हल्के हो जाएंगे और ऊपर तैरेंगे। फिर हमने देखा था कि एक कॉनिकल शेप होती है, कॉनिकल शेप के अंदर बीज डाले जाते हैं और वो अंदर चले जाते हैं। ये तो हो गया ट्रेडिशनल टूल। और आजकल क्या आने लग गई, सीड ड्रिल आने लग गई। सीड ड्रिल के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम बीज डाल देते हैं और ये ट्रैक्टर की मदद से आगे चलता रहता है, और ट्रैक्टर जैसे जैसे आगे चलता है सीड्स आगे बढ़ते जाते हैं। फिर हमने देखा था मैन्योर डालना, मैन्योर और फर्टिलाइज़र डालेंगे, खाद डालेंगे और फर्टिलाइज़र का मतलब होता है उर्वरक, वो हम इसमें डाल देंगे। फिर हमने देखा था कि जो मैन्योर होते हैं वो कैसे होते हैं, फर्टिलाइज़र वो कैसे हेल्प करते हैं, नथिंग, अगर अपन कुछ नहीं डाल रहे तो वो कैसे उस चीज़ों को उगाएगा। तो हमने ये देखा कि फर्टिलाइज़र में सबसे अच्छा रिजल्ट मिला, मतलब इसमें सबसे बेस्ट मिला, इसमें इससे थोड़ा सा कम बेस्ट मिला, और इसमें सबसे कम बेस्ट मिला है, मीन्स दी बेस्ट, ये थोड़ा बहुत बेस्ट, ये ठीक ठाक। ठीक है। फिर यहाँ पे हमने देख लिया। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट की चीज़ कि फर्टिलाइज़र और मैन्योर के बीच में डिफरेंस क्या है। फिर अपन ने मैन्योर डाल दिया, खाद डाल दी, खाद के बाद अब अपन सिंचाई करेंगे। सिंचाई करने को प्रोसेस ये हो गई कि रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर इंटरवल्स के अंदर अपन क्या डालते हैं, अगर पानी को सप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसी प्रोसेस को हम इरीगेशन बोल देते हैं। सोर्सेज ऑफ इरीगेशन देख लिया, क्या क्या होता है, एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं कि ट्यूब वेल्स, पॉन्ड्स हो गए, वेल्स हो गए, रिवर्स हो गए, डैम्स हो गए, कैनाल्स हो गए, ये सब क्या हो गए, इसके सोर्सेज हो गए। फिर हमने ये देख लिया था कि मोट हो जाता है, चेन पम्प हो जाता है, ये सारे डेकली हो जाती है, राहत हो जाती है, ये सारे क्या है, ट्रेडिशनल है। उसके बाद हमने मॉडर्न कॉन्सेप्ट देखे, स्प्रिंकलर सिस्टम हो गया, एक ड्रिप सिस्टम हो गया, मतलब इसमें ड्रिप वाइज ड्रॉप की मदद से उसमें पानी जाता है और लंबे टाइम के लिए, और जहाँ पे पानी की नीड कम हो, जहाँ पे पानी कम होता है वहाँ पे अपन इसका यूज़ ले सकते हैं। फिर हमने देखा था प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड्स, खरपतवारों से बचाव। हमने देखा खरपतवारों से बचाव के बारे में हम क्या करते देखते हैं कि एक केमिकल होता है, केमिकल उन पे छिड़का जाता है, लेकिन जिससे क्रॉप्स को तो नुकसान नहीं होता है, लेकिन जो वीड्स होती है वो वीड्स होती है वो तो ख़राब, मतलब ख़त्म हो जाएगी, और जो क्रॉप्स हो जाएगी वो सही रह जाएगी। और इसको ह्यूमंस को भी नुकसान पहुँचाता है, तो उसको मास्क पहन के नाक और मुंह को ढक के करना चाहिए। फिर हार्वेस्टिंग, मतलब अब पूरी की पूरी हमारी जो क्रॉप्स है मैच्योर हो चुकी है, पूरी पक चुकी है, अब पक गई तो उनको काटना पड़ेगा, और उसी को हम बोल देते हैं हार्वेस्टिंग ये हो चुका है। उसके बाद कंबाइन अपन देख चुके हैं कि उसमें से जो थ्रेशिंग हो गई, जो हमारे शाफ है, शाफ में से क्या करेंगे अपन, शाफ में से अपन जो एक्चुअल में जो ग्रेन्स है, हमारे जो एक्चुअल में जो बीज है, हमारे जो ग्रेन्स है, उनको निकालने को क्या बोल देते हैं अपन, थ्रेशिंग बोल देते हैं, और इसकी मदद होती है कंबाइन की मदद से इसको किया जाता है। उसके बाद हम इसको स्टोर करेंगे, और स्टोर करने को हमने देख लिया था। ठीक है, यही था हमारा चैप्टर। लगभग 2 घंटे लगे अपने को कंप्लीट करने में, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था। जो बच्चे विलेज से बिलोंग करते हैं, जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं, वो काफ़ी इससे रिलेट कर पाए होंगे, क्योंकि आपने खेती देखी होगी तो समझ में आया होगा। और अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना, अपने आसपास में डिस्कस करना, या फिर किसी खेत में जाके देखना कि जो मैंने चीज़ें मेंशन करी क्या वो रियल में एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। या फिर अगर आप चाहो तो आपके पेरेंट्स के साथ में एक फैमिली ट्रिप पे भी जा सकते हो, जहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं, आप खेत में जाके फैमिली ट्रिप कर सकते हो, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी कि
क्रॉप्स को उगाया कैसे जाता है, क्या किया जाता है, तो आप इसको फैमिली टूर रखना एक, या फिर यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएगी काफ़ी ज़्यादा कि एक क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे होगा, या फिर अगर आपके घर में आप फ्लावरिंग वगैरह करते हो या फिर आप घर पे ही पौधे वगैरह उगाते हो तो उसमें भी देखने को मिल जाएगा। तो कुल मिला के दिस चैप्टर वॉज ऑल अबाउट क्रॉप प्रोडक्शन और एंड मैनेजमेंट। ये पूरा चैप्टर जो था वो क्रॉप प्रोडक्शन कैसे होती है, उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, उसके बारे में था। सो दैट्स इट। अगर कहीं पे भी कुछ भी छोटा सा डाउट हो या फिर कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ही ओपन अप है, आप कभी भी अपने कमेंट्स के अंदर डाल सकते हैं। एंड अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम लगेगी मुझे, अगर वैल्यूएबल कंटेंट लगेगा कि सबके लिए ये प्रॉब्लम है, तो मैं इसकी एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के डाल दूँगा। एंड इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, तो वो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप 110% वो पूरे अच्छे से मेमोराइज़ करके जाना, मेमोराइज़ करना, अच्छे से समझना और पहले खुद से ट्राई करना कि ये जो क्वेश्चन से आपसे हो पा रहे कि नहीं हो पा रहे। और अगर नहीं हो पाते तो मैं एक अलग से प्लेलिस्ट, जब हमारे सारे चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, हमारी पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में मैं एक प्लेलिस्ट बना के जिसके अंदर आपको ये जितने भी क्वेश्चन हैं इनके सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। एंड सॉल्यूशन होने के बाद आप इनको सॉल्यूशंस को अच्छे से पढ़ना। एंड जब भी आपके बोर्ड एग्जाम्स हो तो और कुछ पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन एनसीईआरटी के जो पीछे के क्वेश्चन है, ये जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो अच्छे से पढ़ के जाना। एंड काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपके जैसे लेट से आपके 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो 25 में से मोस्ट प्रोबेबली आपके 20 क्वेश्चंस आपको इसी में से देखने को मिल जाएंगे। किसके? आपके एक्सरसाइज के पीछे के क्वेश्चंस ही आपको देखने को मिल जाएंगे या फिर उससे रिलेटेड देखने को मिल जाएंगे। तो ट्राई करना कि क्वेश्चंस कर पाओ, बाकी मैं तो प्रोवाइड करवा ही दूंगा आपको उसके सॉल्यूशंस। तब तक के लिए बाय। एंड नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो हमारा चैप्टर नंबर 2 होगा। सो टिल देन बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अच्छे से पढ़ो। सी यू।